देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने कंसाइनमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। और पूरा ओवरव्यू जो होता है कंसाइनमेंट का वो मैंने दे दिया था, इंक्लूडिंग हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और एक क्वेश्चन भी किया था जिसपे हम लोगों ने जर्नल किया था, ठीक है। मैंने बोला था उस पे लेजर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों ने किया है तो भी ठीक है, ठीक है। नहीं किया है तो अभी कर लो, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया है वो लोग अपना चेक करो कि सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। तो पहले जो होमवर्क दिया था वो हम करवा लेते हैं कि इलास्ट्रेशन 1 जिसका हम लोगों ने जर्नल कर मैम रखा मुझे था। जर्नल एंट्रीज में क्या चीज? क्या बोल रहे हो, बोलो। I have questions regarding journal entries. जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो देखो ये तो बेसिक वाला पॉइंट हो गया ना। ठीक है, देखते हैं, अभी पहले क्लास हो जाने दो फिर हम ले लेंगे क्वेरीज। क्योंकि जर्नल लेटर तो बेसिक वाला पॉइंट हो गया, उसको अभी यहाँ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, देखते हैं लास्ट में पूछते हैं क्या क्वेरीज है। अच्छा देखो, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना लेजर पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो नॉर्मली जो अकाउंट हमें सबसे पहले मतलब बनाना पड़ेगा दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कॉमन है, ये हमेशा बनता है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे एक, और दूसरा बनाएंगे ये देखो, पहला एंट्री जो हम लोग का था कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो दूसरा अकाउंट बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। देखो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो हम लोग का ये जो है थोड़ा सा, ये जर्नल लेजर जो है ये हमें लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमें ये सब टॉपिक समझ में आता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ये अकाउंट हम लोग का नेक्स्ट अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, अब अकाउंट कैसे बनता है वो भी पता होना चाहिए। देखो ये अकाउंट्स कैसे बनता है, अकाउंट के नाम के हिसाब से अकाउंट्स बनता है। ये दो अकाउंट है तो ये बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। कैश और बैंक है, इसका जरूरी नहीं है यहाँ पर बनाना, बना सकते हो बट जरूरी नहीं है कैश और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्स रिसीवेबल है, ये भी नेसेसरी नहीं है, हम लोग नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। तो कंसाइनमेंट में देखो मेन मेन चीज क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनना चाहिए। ये एक बना दिया, ये भी उतना नेसेसरी नहीं होता है, फिर भी इसका पोस्टिंग जो है तुम लोगों ने कभी किया नहीं है तो इसीलिए हम करवा रहे हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट तो क्वेश्चन कभी तुम लोगों ने किया नहीं है ना, नॉर्मल कैश बैंक अकाउंट तुम लोग करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनी का अकाउंट जिसका नाम है वाई अकाउंट। इसका हो गया वाई अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कंसाइनी का वाई अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग और एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का है, इन्वेंट्रीज विथ कंसाइनी, यानी इन्वेंट्रीज लाइन विथ कंसाइन। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे होता है लेजर पोस्टिंग, सभी को पता होगा। देखो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो इसमें हम लोग का जितना अमाउंट है उतना लिख दिया जाएगा, यानी कि 50,000। ये सिंपल देखो जर्नल लेजर पोस्टिंग है, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं वैसा। अच्छा, अब ये जो है जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इस तरह का जर्नल आता भी नहीं है, ठीक है, हमें लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो डायरेक्टली जब हम लोग करेंगे, अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें जर्नल नहीं होगा, लेजर होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है सेम वैसा ही, उसमें भी आज हम लोग जर्नल करेंगे, उसके बाद सारा लेजर पोस्टिंग वाला ही क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग जैसे होता है, ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग में लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट 50,000, ठीक है, ये पोस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये हो गया कंसाइनमेंट टू कैश, तो लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक, तो टू कैश या बैंक 1,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कैश
एक्सपेंस, ठीक है, ये एक्सपेंस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पैकिंग था, हाँ पैकिंग था, याद आ गया। टू कैश या बैंक लिख के लिख दो, हाइफन देके पैकिंग, ताकि पता चले किस चीज का खर्चा है। पैकिंग का खर्चा था जो कंसाइनर ने किया था, 1000 रुपीज हो गया। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने कैश बैंक अकाउंट बनाया नहीं है कि उसका क्रॉस पोस्टिंग करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिल्स रिसीवेबल टू वाई, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो बना नहीं कि उसमें टू वाई लिखे, लेकिन वाई अकाउंट मैंने बनाया, तो बाई बिल्स रिसीवेबल इसका पोस्टिंग कर देंगे, बाई बिल्स रिसीवेबल। बाई बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर हो जाएगा 38,000, कितना था, शायद 38,000 ही था, देख लेते हैं रिपोर्ट। 30,000, अच्छा। 30,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, अब मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी नहीं है, तो इस एंट्री का हम कोई पोस्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये सब नेसेसरी अकाउंट नहीं होता है कंसाइनमेंट के लिए। कंसाइनमेंट में मेन दो ही अकाउंट होता है, ये हम बोल सकते हैं। एक होता है ये वाला लेजर हमें, और ये वाई अकाउंट रहता है ये, और ये कभी कभार दे देता है एडिशनल कि ये अकाउंट भी बना के दिखाओ, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। बाकी कैश बैंक का नहीं होता है, क्योंकि वो सब के लिए हमारा कैश बुक वगैरह काफी होता है। तो ये सब के लिए, कंसाइनमेंट के लिए सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट ही मेन होता है। इसीलिए मैंने ये बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नहीं बनाया, तो इसका पोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसके रेलिवेंट अकाउंट हम लोगों ने लिए नहीं है। फिर से कंसाइनमेंट टू वाई 2,800, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू वाई, ठीक है। ये है 2,800, ये तीन खर्चा मिला के था, तो हम एक्सपेंस लिख देते हैं एक बार के लिए यहाँ पर 2,800, और ये वाई में चला जाएगा बाई कंसाइनमेंट। 2,800, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वाई टू कंसाइनमेंट, तो क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट में लिखेंगे हम लोग टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में लिखेंगे बाई वाई, ठीक है। तो ये सेल वाला होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई प्रोसीड्स, ठीक है। सेल प्रोसीड से आया था 55,000, और वाई में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट। यहाँ पर हो जाएगा 50,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है, सॉरी 55 होगा, देखो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 55,000 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं कंसाइनमेंट टू वाई, फिर से वो कमीशन वाला कंसाइनमेंट टू वाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू वाई कमीशन। टू वाई कमीशन हो जाएगा 5500, और वाई में लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट हाइफन देके कमीशन लिख दो, ताकि पता चले किस चीज का खर्चा है। जैसे ये क्या है, ये वाला है हम लोग का 50,000, कौन सा था, 50,000 था गुड्स सेल, ठीक है। ये हो गया गुड्स, नहीं 50,000 था, ओ अच्छा, देखो हम गलत वाले में लिखते हैं, वही सोचिए, यहाँ पर 50,000 यहाँ होगा ना बाई, ये वाई अकाउंट है, मैंने इसमें लिख दिया। अच्छा, बाई यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट, और ये कमीशन का 5500, ठीक है, कमीशन का हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनमेंट टू इन्वेंट्रीज लाइंग विथ वाई टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर हम लोग का वो अकाउंट बना हुआ है, तो हम लोग इन्वेंट्रीज लाइंग विथ टू कंसाइनमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, टू कंसाइनमेंट। और इसका वैल्यू हम लोग का था 10,600, और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा बाई इन्वेंट्रीज लाइन विथ वाई या फिर कंसाइन, 10,600 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कंसाइनमेंट टू वाई, तो ये 600 बैड डेप्ट हुआ था, कंसाइनमेंट टू वाई, ये टू वाई हर जगह पे हो रहा है, लेकिन कौन सा किस वजह से है, इसके लिए हमें लिख लेना चाहिए सामने, ताकि पता चले कि कौन सा किस वजह से है। 600, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वाई में बाई कंसाइनमेंट बैड डेप्ट 600, ठीक है। और लास्ट एक एंट्री है बैंक टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई में लिखेंगे बाई बैंक 16,100,
ये एक्चुअली हम लोग का ना कैलकुलेट करके ही आएगा, फिर भी हम पोस्ट कर देते हैं। वाई में लिखेंगे बाई बैंक 16,100, यहाँ पर बाई बैंक 16,100। ठीक है, अब ये देखो क्या कैलकुलेशन निकल के आता है यहाँ पर। ये दोनों का टोटल करेंगे लेजर बैलेंस जैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 55,000 प्लस 10,600, 65,600 माइनस 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2,800 माइनस 5,500 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 5,700। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, इधर निकल के आ रहा है, तो ये प्रॉफिट। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस दिखेगा कि हम लोगों ने कंसाइनमेंट में बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 65,600। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोगों ने किए। ठीक है, मतलब ये सब हम लोग का खर्चा है। ठीक है, और ये हम लोग का सेल हुआ और ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो इससे हमें पता चल गया कि हम लोग का बिजनेस करके हम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, ये अकाउंट इस तरीके से क्लोज होता है। प्रॉफिट हुआ, इधर बैलेंस आया, पता चला प्रॉफिट हुआ, इधर आता तो लॉस हो जाता। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है ये कहाँ क्लोज होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग जब अपना स्टॉक खरीदते हैं तो उसको कहाँ दिखाते हैं? उसको हम लोग ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो टू परचेस बोल के दिखाते हैं ना, तो वैसे ही जब ये कंसाइनमेंट में हम लोग स्टॉक भेज रहे हैं तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ट्रेडिंग। मतलब बेसिकली ट्रेडिंग में हम लोग कैसे दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मतलब फाइनल अकाउंट तो तुम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। ये देखो ट्रेडिंग, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? टू परचेज। ठीक है, अब इसी परचेज से हम लोग कुछ अमाउंट जो है कंसाइनमेंट में भेज रहे हैं, तो एक्चुअली एंट्री क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं इधर लिखेंगे परचेज बोल के, उसमें से जो सेल हो जाएगा इधर लिखते हैं, जो बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह यहाँ लिखते हैं। वैसे ही जो स्टॉक इसमें से हम लोग कंसाइनमेंट के लिए भेज देते हैं उसे लिखते हैं बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब एंट्री क्या हो गया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो इसीलिए ये जो कंसाइनमेंट में भेजा गया है उसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ये ट्रेडिंग से इतना अमाउंट निकल के आ जा रहा है, मतलब हम लोगों ने जो भी स्टॉक परचेज किया था उसमें से हम लोगों ने खुद सेल किया, ये भी तो हो सकता है। मतलब हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अदर स्टेट में जो है अपना चीज बेचना चाह रहे हैं, तो क्या अपनी जगह पे बेचना बंद कर दिए होंगे? नहीं, तो अपनी जगह पे जो बेच रहे हैं खुद से वो हम लोग सेल बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो नहीं बिक रहा वो क्लोजिंग स्टॉक बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितना हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए भेज दे रहे हैं उसे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंट्री क्या हो गया? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्लोजिंग हमेशा ट्रेडिंग में होता है, इसीलिए मैंने ये वाला अकाउंट करवाया। इसका नॉलेज हमें होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, क्या टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज कर दे लेजर जैसे क्लोज होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने ये स्टॉक खरीदा, फिर हम लोगों ने उसको ट्रेडिंग में दिखाया होगा, उसके बाद हम लोग वहां से क्या करते हैं, मतलब बिजनेस करने के लिए खरीदा होगा ना, फिर वहां से हम लोगों ने सोचा कि ये कंसाइनमेंट के लिए भेज देते हैं, तो ऐसे होता है। बेसिकली इसका क्लोजिंग हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और ये वाई अकाउंट देखो, वाई अकाउंट में क्या बोल रहा है कि ये जो है ये है सेल प्रोसीड्स। ठीक है, वाई जो कंसाइनी है उन्होंने 55,000 का सेल किया। इसका लॉजिक क्या हो गया? 55,000 का सेल किया जिसका पैसा इनके पास है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 30,000 बिल्स रिसीवेबल के तौर पे एडवांस किया था। ये पैसा ये डिडक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट दिन ही कंसेप्ट बताया तुम लोग को, सारा पैसा डिडक्ट करने के बाद बचा हुआ पैसा दिया जाता है। 2,800 का इन्होंने खर्चा किया था वो भी डिडक्ट कर लेंगे, 5,500 का इन्होंने कमीशन लिया वो भी डिडक्ट कर लेंगे, 600 बैड डेप्ट हुआ तो पैसा नहीं दे सकते वो भी इन्होंने बता दिया, तो बचा देखो 16,100। तो ये एक्चुअली क्योंकि मैंने लास्ट दिन कैलकुलेशन कर लिया था सिर्फ जर्नल के लिए, तो हम लोग का ये दोनों साइड टैली हो जा रहा है। बाकी अगर हम लोग जर्नल नहीं करके डायरेक्ट लेजर करते तो ये बाय बैंक वाला हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जाता कि हमें इतना, मतलब कंसाइनर को इतना पैसा कंसाइनी से मिल जाएगा। अब रहा इसका इसका क्लोजिंग कैसे होता है? ये 10,600 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका एंट्री यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी बोल के ये क्लोज होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हम लोग का ये बैलेंस बताता है कि हम लोग का इतना स्टॉक बचा हुआ है, इसीलिए बाई बैलेंस सीडी बोल के ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला एक ही चीज है, देखो जर्नल से लेजर पोस्टिंग तो नॉर्मल बात है, जैसे लेजर पोस्टिंग होता है
होता है वैसे ही मैंने किया। तो यहाँ पर देखो मेन ये सब अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम में बोला जाएगा, ये दो काफी कम होता है। फिर भी अगर ये बोले तो इसका क्लोजिंग कहाँ होता है, ध्यान से देखो, और क्लोजिंग स्टॉक का तो हमारा बचा हुआ बैलेंस, तो ये ट्रेडिंग में जाता है, इसका तुम लोग को ध्यान रखना है। जो स्टॉक भेजा जाता है उसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग का स्टॉक कम होता है, ठीक है। जैसे हमारा स्टॉक आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, जैसे परचेस किया तो ट्रेडिंग डेबिट टू परचेस, ठीक है। सेल हो गया तो सेल डेबिट टू ट्रेडिंग, है ना, मतलब स्टॉक आउटफ्लो हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर कंसाइनमेंट की वजह से स्टॉक आउटफ्लो हुआ, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। इस तरह से ये क्लोज होगा। अच्छा, ये हम लोग का लास्ट दिन वाला ही क्वेश्चन था, जिसका मैंने तुम लोग को सिर्फ जो है लेजर पोस्टिंग करके दिखाया, क्योंकि ये नॉर्मल था, ये उतना कुछ टफ था नहीं, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 2 जो है इसमें सेम वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, लेकिन इसमें फर्क क्या है, हम लोग जर्नल एंट्री को जो करेंगे वो कंसाइनी के बुक्स में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, हमें जर्नल एंट्री को करना है कंसाइनी के बुक्स में, मतलब मिस्टर वाई अगर अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो वो कैसा एंट्री करेंगे, ठीक है। जो कि रेयर केस है, काफी कम आता है, नॉर्मली कंसाइनर का जो है जर्नल एंट्री हमें करने के लिए बोला जाता है, फिर भी पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कैसे करके होगा जर्नल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई के बुक्स में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वाई के लिए ट्रांजैक्शन कब से स्टार्ट होगा, पहले ये बताओ, वाई के लिए ट्रांजैक्शन कब से स्टार्ट होगा। हम क्वेश्चन फिर से एक बार आज रीड कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स सेंट 1 जुलाई, एक्स जो है कौन है, कंसाइनर, इन्होंने 1 जुलाई 2019 को वाई को गुड्स भेजा था 50,000 का, और इस गुड्स को भेजने के लिए पैकिंग करवाना पड़ा, जिसका खर्चा इन्होंने 1,000 रुपए पे किया था। ऑन 3 जुलाई 2019 को क्या हुआ, वाई ने ये स्टॉक रिसीव किया एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। ये मैंने लास्ट दिन भी समझाया था, फिर से एक बार बोल देते हैं थोड़ा, कि वाई ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस किया है, 3 मंथ्स बाद 30,000 पे करेंगे, ऐसा बात एक्सेप्ट किया है। ऐसा बात कहाँ लिखा हुआ रहता है, ऐसे बात जहां जिस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है उसे बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्चुअली एक्स ने वाई पे एक बिल्स ड्रॉ किया था, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होता है वो भी मैंने बोला, कि अगर कंसाइनी के मन में कुछ भी अनएथिकल बात हो तो वो स्टॉक लेके भाग सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंसाइनर का फुल लॉस हो जाएगा। तो कंसाइनर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे क्या कर सकता है, कंसाइनी से कुछ एडवांस ले सकता है, लेके रख सकता है। तो उन्होंने स्टॉक भेजा 50,000 और खर्चा 1,000, मतलब 51,000 का स्टॉक भेजा, उसके अगेंस्ट में 30,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, जिसको लिखवा लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, और जो पैसा 3 मंथ्स बाद क्या करना पड़ेगा, वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। और वाई के पास जैसे स्टॉक पहुंचा, उनको भी वाई ने 2,000 फ्रेट का खर्चा किया, फ्रेट कार्टेज का 500 गोडाउन रेंट दिया, 300 इंश्योरेंस करवाया। 31 दिसंबर 2019 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स का मतलब होता है कि कंसाइनी जो डिटेल्स लिख के भेजता है कि कितना स्टॉक बिक गया, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अलोंग विद अमाउंट ड्यू टू एक्स, और एक्स को कितना देना है उनको, सारे डिटेल्स वो लिख के भेजता है, उसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि जितना भी स्टॉक भेजा गया उसका 4/5 बिक गया है 55,000 में। वाई को कमीशन देने का बात हुआ है 10% ऑन सेल्स, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो सेल पे हमेशा ऑर्डिनरी कमीशन, कुछ नहीं बोलेगा, और स्पेसिफिकली बोलेगा तो फिर हमारा डेल क्रेडियर या फिर जो मतलब ओवरराइडिंग कमीशन है वो हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो नॉर्मल। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है और उन्होंने 600 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा था जिसका पैसा वो नहीं दे पाएंगे, तो लॉस हो गया। अब क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन का कोई बात है नहीं यहाँ पर, तो ये लॉस फुल्ली जो है कंसाइनर यानी मिस्टर एक्स को बेयर करना पड़ेगा। हम लोग को एंट्री करना है कंसाइनी के बुक्स में। तो एंट्री, जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्या है, जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी डेट वाइज होता है। तो डेट तो यहाँ 1 जुलाई से स्टार्ट है, तो बोलो क्या 1 जुलाई का जो ट्रांजैक्शन है क्या वो वाई के बुक्स में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो। ये नहीं मैंने आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि क्यों आएगा, ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है ना। 1 जुलाई में ट्रांजैक्शन किसने किया, एक्स ने, एक्स के पास से कैश आउटफ्लो हुआ, तो फिर वो एक्स एंट्री करेगा, चाहे कैश आउटफ्लो हो या ना हो, ट्रांजैक्शन मनीटरी ट्रांजैक्शन हुआ है। अब मनी आउटफ्लो हो भी सकता है, ड्यू बेसिस भी हो सकता है, जैसे क्रेडिट सेल का एंट्री करते हैं, उसमें क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स, तो उसमें क्या हुआ, स्टॉक आउटफ्लो हुआ, पैसा नहीं मिला, मिल जाएगा, डेटर जनरेट किया है हम लोगों ने। तो उसी तरह से यहाँ पर, तो ये तो
वाई का एक्स का जो है ट्रांजैक्शन था, तो वाई का ट्रांजैक्शन कौन से डेट से लेंगे, वाई का ट्रांजैक्शन फिर कब लेना चाहिए, जब वाई के पास स्टॉक आके पहुंचेगा, वाई तब से ना एंट्री करना स्टार्ट करेगा। तो वाई कब से एंट्री करना स्टार्ट करेगा, 3 जुलाई से एंट्री करना स्टार्ट करेगा, जब उनके पास स्टॉक आके पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 जुलाई का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक तो आएगा ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर ईयर कौन सा दिया हुआ था, हाँ 19 दिया हुआ था। स्टॉक तो आएगा ही, और उसके साथ साथ क्या होगा, वाई के पास स्टॉक आके पहुंचा, और उसके साथ साथ वाई ने बिल्स पेबल को भी एक्सेप्ट किया। जैसे जो बिल ड्रॉ करते हैं उनके पास बिल्स रिसीवेबल आता है, लास्ट दिन मैंने दिखाया था तुम लोगों को, और जो बिल्स एक्सेप्ट करते हैं उनके पास बिल्स पेबल आता है। तो पेबल ऑलवेज लाइबिलिटी होगा। ठीक है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये देखो हम साथ ही साथ बताते भी जा रहे कैसे करके जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, रूल्स पता होना चाहिए। ये देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल क्या करना है, बिल्स पे करना है, कितने रुपए का, 30,000 का। जिस दिन एक्सेप्ट करते हैं ना उस दिन का एक एंट्री होता है। पे तो 3 मंथ्स बाद करना पड़ेगा, जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब पे किसको करना पड़ेगा, एक्स को करना पड़ेगा। तो एक्स क्या हो गए, डेटर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, कि एक्स को मुझे पैसा देना है, जिनको देना है वो हमारे डेटर होते हैं ना, अब जो भी रीजन से हो। तो एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पर हो गया हम लोग का 30,000। ठीक है, ये क्या हो गया, सबसे पहले बिल एक्सेप्ट हो गया। देखो क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ था, 3 जुलाई बोल के फिर बोला वाई ने रिसिप्ट गुड्स रिसिप्ट किया, और उसके साथ किया, तो इसका बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लिया। और उसी दिन वाई के पास जब स्टॉक आके पहुंचा, वाई ने अपनी तरफ से फ्रेट, कार्टेज, गोडाउन और इंश्योरेंस का खर्चा किया। मुझे बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए, बोलो, कोशिश करो, सही गलत जो भी हो मुझे ये बताओ कि अगर वाई ने खर्चा किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये लॉजिक लगाओ कि हम लोग वाई के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, वाई खर्चा कर रहा है तो वाई के पास से पैसा चला जाएगा, लेकिन ये वाई का कोई पर्सनल खर्चा है नहीं, या फिर वाई के बिजनेस का खर्चा है नहीं, किसी और के बिजनेस का खर्चा वाई पे कर रहा है, तो वाई उससे ले लेगा। मैंने पूरा चीज बता दिया, अब तुम लोग उस बेसिस पे मुझे बताओ कि फिर एंट्री क्या होना। अगर पहले डेबिट समझ में आता है डेबिट ही बता दो, उसके बाद क्रेडिट बता देना, या पहले क्रेडिट बता दो बाद में डेबिट बता देना, जो समझ में आता है बोलो। एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ सही हुआ है, एक्सपेंसेस टू कैश। नहीं, एक्सपेंसेस टू कैश, हाँ चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं, गलत क्या है वहां पर हम बताते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस टू कैश। और कोई कुछ बोलना चाहेगा बोलो, ये हम लिख के रख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें गलत है, पूरा गलत नहीं है, लेकिन हम बता देंगे क्या गलत है, एक्सपेंसेस टू कैश। ठीक है, और कोई कुछ बोलोगे, एक एक साइड सही है, एक साइड थोड़ा सा गलत है, क्यों है हम बता देंगे। एक्सपेंसेस टू कैश, और कोई कंसाइनर कुछ, हाँ बोलो बोलो। कंसाइनर टू कैश। कंसाइनर टू कैश, ये सही हुआ है, ये सही हुआ है। ठीक है, टू कैश बिल्कुल सही है, क्योंकि वाई के पॉकेट से पैसा जा रहा है। मैंने तुम लोग को तो कंसेप्ट बताया ना, तुम लोग मेरे बात पे ध्यान दो, तब आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है, क्लास में ही रेडी हो जाएगा। पैसा जा रहा है उसके पॉकेट से, ये वर्ड मैंने लास्ट दिन भी यूज किया था, तो टू कैश होगा। ठीक है, कैश लिखो या बैंक लिखो। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सपेंस क्यों नहीं लिख सकते, ये ही क्यों लिखेंगे, इसका लॉजिक क्या है, ये गलत है, मैंने बता दिया क्यों एक्सपेंस नहीं लिख सकते। का खर्चा उसका खुद का खर्चा नहीं है, फिलहाल वो कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, लेकिन कंसाइनर से वो लेगा। तो अगर लेगा तो डेबिट, अगर उसे देना होता कंसाइनर को तो कंसाइनर को क्रेडिट करना पड़ता। करेक्ट, तो बस इतना सा ही चीज याद रखना है, पूरा चैप्टर ही इसी पे टिका हुआ है। तो देखो एक्सपेंस डेबिट इसीलिए नहीं होगा, खुद का खर्चा नहीं है, इसका खर्चा होता तो ये बोलेगा हाँ मेरे बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं एक्सपेंस, तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस ना, बिजनेस के बुक्स में एंट्री हो रहा है, मेरा खर्चा है नहीं, किसी और का खर्चा हम कर रहे हैं, तो हम उससे ले लेंगे। ठीक है, तो हम कंसाइनर को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम है पता तो एक्स लिख देंगे। बाकी कंसाइनर लिखने से भी कोई गलत नहीं होता है, लेकिन नाम है तो नाम का यूज कर लेंगे, एक्स नाम दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक्स नाम लिख लेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, जो भी लिखोगे करेक्ट है। हम सारी चीजों को ऐड करके लिख देते हैं, जैसे लास्ट दिन भी लिखा था 2,500 और 300, यानी 2,800 हो गया। अच्छा अब ट्रांजैक्शन के साथ साथ ही चलेंगे, एक एक पॉइंट देखो, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, सारे खर्चे ऐड कर दिए, फिर बोल रहे हैं 31 दिसंबर। कंसाइनर से जो सामान मिला उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा।
जो नहीं 50,000 का गुड एक्स ने वाई को भेजा, तो वाई ने तो रिसीव किया वाई एक्स से, तो उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हाँ रिसीव किया है, लेकिन उसका एंट्री यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका एंट्री यहाँ पर नहीं जरूरत होता है, कंसाइनी के बुक्स में यही सारा एंट्री होता है। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम लोग चाहो तो उसका एंट्री कर सकते हो, बट नॉर्मली जो है हमारा कंसाइनमेंट में उसका एंट्री नहीं करवाया जाता है, गुड्स भेजने का ही एंट्री करवाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एंट्री मैंने नहीं करवाया, अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो उसका एंट्री। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन 31 December 2019 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। अच्छा, इसके पहले एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, 3 months बाद पैसा पेमेंट का बात था, जो बिल्स था वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब एक मैच्योरिटी डेट होता है बिल्स में, जैसे 3 months बाद पैसा देना है तो 3 months आ जाएगा, उसके बाद ही ना दिसंबर आएगा, ये लास्ट दिन भी हम लोगों ने देखा था। तो 3rd July के बाद 3 months जो होता है वो होता है 3rd October को। लेकिन मैंने बोला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 days ग्रेस होता है, इसीलिए डेट यहाँ पर लगा देंगे 6/10/2019। ठीक है, ये सेम वही प्रोसेस से कैलकुलेट हुआ जो लास्ट दिन हुआ था। ये देखो 3rd July से लेके 3rd August, 3rd August से लेके 3rd September, 3rd September से लेके 3rd October, और यहाँ पर 3 days ऐड हो जाएगा, 6th October होगा। इसका लॉजिक ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स ये है, जो भी ड्यू डेट होता है उसमें 3 दिन ग्रेस मिल जाता है, ये रूल्स है। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे, ये रूल्स है, इसीलिए तुम लोग को ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर कोई अपना पेमेंट कर देगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से इनके ऊपर बिल्स पेबल आया था, तो ये अपना बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, इनका बिल्स पेबल था जो ये पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, इनका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। जैसे लोन का, अगर हम लोग लोन रीपे करते हैं तो लोन टू कैश या बैंक लिखते हैं, लोन खत्म लाइबिलिटी खत्म। वैसे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बिल्स पेबल डेबिट, जैसे लोन को डेबिट कर देंगे वैसे ही लिख दो कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो जाएगा 30,000। टू क्या लिखेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, पॉकेट से पैसा जाएगा 30,000। ये क्या हो गया, उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। ठीक है, जिसको एक अलग तरीके से किया गया, डायरेक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 30,000 नहीं दिया गया, एक बिल्स ड्रॉ किया गया, 3 months बाद पैसा रिसीव किया गया। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस एग्रीमेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बोल रहा है इन्होंने 31 December में एक अकाउंट सेल्स भेजा, तो 31 December में हम लोग यहाँ पर एक एंट्री करेंगे, जिस दिन इन्होंने अकाउंट सेल्स भेजा इन्होंने भी अपने बुक्स में एंट्री किया होगा कि मैंने मिस्टर एक्स को लिख के भेज दिया है कि मैंने उनका कितना सेल करवाया, 55,000 का। अब बताओ एंट्री क्या होगा, 55,000 का सेल हुआ, और इसका एंट्री क्या करना चाहिए कंसाइनी को, बताओ बोलो क्या एंट्री करना चाहिए। सेल का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल अगर कोई अपने बिजनेस में सेल करता है तो एंट्री ऐसे होता है, कैश टू सेल या फिर डेटर टू सेल, अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर टू सेल। ठीक है, लेकिन ये इसका सेल है नहीं, हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, वाई के बुक्स में, लेकिन ये वाई का सेल नहीं है, एक्स का सेल है, वाई कर रहा है, तो मुझे बोलो क्या एंट्री होना चाहिए। कंसाइनर टू सेल्स। कंसाइनर टू सेल्स नहीं, पहला बात है कि कंसाइनर को डेबिट क्यों करें, कंसाइनर से पैसा मिलेगा या सेल करके जो पैसा आया वो उसको देना है। पहले स्टोरी समझो कि क्या होगा, अगर इन्होंने बेच के इनके पास 50,000 आ गया तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक्स को वो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो अपना खर्चा डिडक्ट करके देंगे, बात वो अलग है, लेकिन वो तो पहले देखेंगे मेरे पास सेल करके कितना पैसा आया। ठीक है, तो फिर उसका एंट्री उनको क्या करना चाहिए, कंसाइनर से पैसा मिलने से कंसाइनर को डेबिट किया जाता है, यहाँ पर तो कंसाइनर से पैसा मिलेगा नहीं, 55,000 कंसाइनर को देना पड़ेगा। हाँ, इसमें से पैसा डिडक्ट करके देंगे, बात वो अलग है, लेकिन ये पैसा जो आ रहा है ये तो देना पड़ेगा ना, उनसे मिलेगा थोड़ी, जो डेबिट करे तो डेबिट नहीं होगा, इतना हम बोल सकते हैं। अब बोलो क्या होना चाहिए फिर, बोलो कौन बोलेगा, कोशिश करो ना, कौन बोलेगा, पैसा आ रहा है इतना हम बोल सकते, पैसा आ रहा है। हाँ बोलो, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, ये मुझे सुनाई दिया, लास्ट वाला बोलो। ये पैसा किसको देना पड़ेगा अभी तो हम बताए, डिजाइनर। सोच, कंसाइनर को, तो फिर क्या लिखें, टू एक्स, कंसाइनर का नाम।
पैसा मिल गया लेकिन देना किसे पड़ेगा, कंसाइनर को, ठीक है, पैसा मिल गया लेकिन देना किसे पड़ेगा, कंसाइनर को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन यहाँ पर कैश करना चाहिए या डेटर करना चाहिए, ये एक बात जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों, देखो अगर हम लोगों का बैड डेप्ट हुआ है तो बैड डेप्ट कब होता है, कैश सेल में होता है कि क्रेडिट सेल में होता है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में होता है। तो फिर हम लोग को एंट्री कैसा करना चाहिए, हम लोग को एंट्री डेटर डेबिट टू एक्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग डेटर डेबिट टू एक्स करेंगे, मेरा बात समझो, यहाँ पर क्लियरली तो हमें नहीं बताया, ये देखो अगर हम लोग करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्स, इसका मतलब हम लोग एक्स को 55,000 का डेटर जनरेट हुआ है। हम ये इसीलिए डेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एक इंसॉल्वेंट हुआ है, ठीक है, तो इंसॉल्वेंट हुआ है तो हम लोग इसको डेटर के तरह भी लिख सकते हैं कि डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब हम लोग को तो बोला नहीं है कि कितना कैश सेल है और कितना क्रेडिट सेल है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम लोग को ये नहीं पता है कितना कैश सेल है कितना क्रेडिट सेल है, लेकिन एक चीज बता रहा है ना कि इनका लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब एक बैड डेप्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल हुआ होगा, एटलीस्ट 600 का तो क्रेडिट सेल हुआ ही होगा, 600 का तो क्रेडिट सेल हुआ ही होगा, इसीलिए हम लोग का ये बैड डेप्ट है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्लियरली नहीं बोला है कि कितना कैश है कितना क्रेडिट है, ठीक है, तो हम लोग इसको डेटर ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 600 का जो है बैड डेप्ट हुआ है, तो क्रेडिट सेल पे ही बैड डेप्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कमीशन मिलेगा इनको, किससे, एक से, तो इसका एंट्री ये कैसे करेंगे, 31 दिसंबर 2019 को कमीशन मिलेगा। तो अभी तो मिल नहीं रहा है, एक्चुअली क्या होता है, कमीशन मिलेगा तो क्या एक से इनको कमीशन पे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, सिस्टम मैंने बताया था ना, ऐसा नहीं होता है कि एक से इनके अकाउंट में पैसा भेज दिए कमीशन का, मैंने सिस्टम बता दिया था, ये देखो सिस्टम ये है कि जो भी पैसा आएगा कलेक्शन उससे ये अपना खर्चा माइनस माइनस करके मनी रिटर्न करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लो भाई तुम्हारे कमीशन का पैसा, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपना कमीशन का एंट्री क्या करेंगे कि मुझे एक से कमीशन मिलना चाहिए, तो ये एंट्री कैसे करेंगे, इनका कमीशन तो इनका इनकम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इनके पास पैसा तो नहीं आ रहा है, ये ड्यू एंट्री करेंगे, बाद में जो है एडजस्ट करके पैसा कम भेजेंगे एक्स को, है ना। तो मुझे ये बताओ कि एंट्री क्या होना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं वाई के बुक्स में एंट्री, वाई के लिए कमीशन इनकम है, एक्स का नहीं है कि खर्चा है, इनकम है, ठीक है, और ये इनकम किससे मिलेगा, एक्स से मिलेगा, मैंने लगभग बता दिया, अब तुम लोग एंट्री बताने का कोशिश करो, मैंने दोनों कंसेप्ट ही बता दिया, अब तुम लोग को बस नाम देके जोड़ना है, बोलो क्या होगा, एक्स वाई, अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाँ करेक्ट, एक्स टू कमीशन, ठीक है, एक्स टू कमीशन, एक से क्या मिलेगा, कमीशन का ड्यू एंट्री कर रहे हैं ना, तो एक्स अकाउंट डेबिट, एक से पैसा मिलेगा कितना, 5500, ठीक है, और किस चीज का मिलेगा, कमीशन, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है, तो ये इनकम हो गया 5500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लॉस हुआ उसका एंट्री करना पड़ेगा, बैड डेप्ट का। अच्छा, बैड डेप्ट का एंट्री कैसे करेंगे, बोलो बैड डेप्ट का एंट्री कैसे करना चाहिए, हम लिखते रहे थे गलती से, बैड डेप्ट का एंट्री कैसे करना चाहिए, डेटर जितना जनरेट हुआ है, ये डेटर जितना जनरेट हुआ है इसमें से 600 नहीं मिलेगा, तो डेटर जितना है उससे 600 कम करेंगे, तो डेटर डेबिट है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, बोलो, नॉर्मल बात है ना, डेबिट है तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट, तो टू डेटर लिखो, कितना कम करना पड़ेगा, 600, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों ने ये सोचा था कि 55,000 सेल के हिसाब से हमें एक्स को देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, 600 का डेटर कम करेंगे, तो एक्स को जितना पेमेंट करना है सेल के लिए उसमें से भी 600 कम करेंगे, तो यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट मतलब जस्ट रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स एंट्री क्यों हुआ, लॉजिक देख लो, डेटर डेबिट था लेकिन हमें क्रेडिट कर दिया, अब नॉर्मली डेटर कब क्रेडिट होता है, जब डेटर से पैसा मिल जाता है, लेकिन बैड डेप्ट होने से भी तो डेटर हमारा कम होता है ना, तो उसी तरह से ये देखो डेटर कम हो गया 600 से, और एक्स को जितना पेमेंट करना था वो भी हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 600 से, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में क्या एंट्री हो जाएगा, लास्ट में हमें ये दिखाना है कि हम लोग को एक्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सारा एंट्री हो गया, लास्ट एंट्री हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है, वही 31 दिसंबर 2019 में हो जाएगा,
एक्स को हम लोगों को कितना पेमेंट करना है, देखो पहले से ये कैलकुलेट किया हुआ है 16100, लेकिन यहाँ पर भी तुम लोग चेक करके देखना 16100 निकल के आ जाएगा। ये एक्स के अकाउंट से देखोगे, ये देखो 30,000 क्या है, डेबिट है, ठीक है, अभी 30,000 डेबिट है, फिर 2,800 ये भी हम लोग का डेबिट है, फिर यहाँ पर देखो 55,000 क्रेडिट है, ठीक है, फिर यहाँ पर डेबिट है 5500, ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर से डेबिट है 600, ठीक है, डेबिट है 600। अब इसका टोटल लगा लो, देखो 30,000 प्लस 2800 प्लस 5500 प्लस 600, ठीक है, तो ये हो गया 38,900 डेबिट और 55,000 क्रेडिट, दोनों को नेट कर लो, ठीक है, तो कितना आ गया 16,100। अब ये क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है, डेबिट वैल्यू कम है, तो जो आंसर निकल के आया वो किस चीज का निकल के आएगा, क्रेडिट का। जैसे मैथ्स में होता है ना -5 + 3, हम उस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो ये -2 होता है, जो वैल्यू बड़ा है वही वाला होगा, तो ये हो गया क्रेडिट। क्रेडिट ही तो होगा मुझे, मतलब हम लोग अभी कौन है, वाई है, हम लोग को क्या करना है, एक्स को पे करना है, तो एक्स का पैसा मेरे पास है कितना 16,100, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पे कर रहे हैं, तो पे करने से मेरा एंट्री क्या होगा, मेरे पास से पैसा चला जाएगा, ठीक है, और मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, मुझे एक्स को जो पेमेंट करना है वो मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो बताओ एंट्री क्या होना चाहिए, मेरे पास से 16,100 चला जाएगा, तो बोलो, ये तो पता है ना तुम लोग को, पैसा चला जाता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट, तो टू बैंक लिख देंगे, कितना पैसा चला जाएगा 16,100, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, ये किसका अकाउंट का कैलकुलेशन किया, एक्स का, तो एक्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अब एक्स को पे कर देंगे, क्योंकि वो तो लाइबिलिटी है ना, दूसरे का पैसा मेरे पास है, अब जब हम पे कर देंगे तो एक्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए, क्रेडिट है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। लेकिन जर्नल इस तरीके से तो मैंने एक बार बता दिया, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा जो है जर्नल पे गो थ्रू करना चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट दिन तुम लोग को जर्नल का क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। जर्नल तो आएगा नहीं ना, एक्चुअली डायरेक्टली लेजर ही आएगा, जर्नल नहीं आता है स्टेज पे, तो फिर भी हम लोगों ने एक अच्छा ही प्रैक्टिस किया बोल बोल के, ठीक है। अब आई होप कि तुम लोग अब इसके बाद आंसर दे पाओ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मेन क्वेश्चन में चल रहे, इलास्ट्रेशन 3, देखो क्या बोल रहा है, 1,000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each। बोल रहा है कि 1,000 toys कंसाइनमेंट में भेजा गया है, कहां से, कैलकाटा से, जिन्होंने भेजा है उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, तो कंसाइनर होगा ये, ठीक है। किनको भेजा गया है, साहू जो कि श्रीनगर में है, तो ये साहू जो है ये बन गए कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी। और एक एक जो टॉय है उसका कॉस्ट है 150 रुपीज करके। रोजी एंड कंपनी पेड, मतलब कंसाइनर पे कर रहे, फ्रेट का खर्चा 10,000, इंश्योरेंस का 1,500। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वेयर टोटली डैमेज बाय फायर, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रांजिट के टाइम पे क्या हो गया, 100 टॉयज पूरा पूरी आग लग के बर्बाद हो गया, मतलब एबनॉर्मल लॉस। आग लग जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आग लग जाता है खिलौने में, तो ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, मतलब कोई गुड्स का इनहेरेंट नेचर तो है नहीं कि टॉयज में आग लगना नॉर्मल बात है, तो ये एबनॉर्मल बात है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। आग लग गया तो ये हम लोग का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर बोर्ड, ठीक है, तो ये फेंक दिया गया। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, अब साहू ने क्या किया, बाकी जो भी टॉयज आए, तो देखो 1,000 में से अगर 100 टॉयज में आग लग के बर्बाद हो गया, तो उनके पास 900 टॉयज रिसीव हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, जो हमें नहीं बताया लेकिन हम लोग को पता है, माइनस करके देख सकते हैं, 900 टॉयज हम लोग के पास आ चुका है। अब इन्होंने अपना खर्चा करना स्टार्ट किया, ताकि ये जो स्टॉक है इसको अपने शॉप तक या जहां से बेचना है वहां तक ले जा सके। तो इन्होंने खर्चा किया 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। वहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला था, यहाँ पर ड्राफ्ट बोला है, तो ड्राफ्ट जो है बैंक में जाके किया जाता है। अगर जाके बोलेंगे कि हमें ड्राफ्ट करना है, तो फिर एक जो है फॉर्म दे दिया जाता है, ड्राफ्ट का फॉर्म, उसको फिलअप करना पड़ता है, और वो डिपॉजिट करने पे जिसके नाम का ड्राफ्ट काट रहे हो उनके पास पैसा जाता है, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके बीच में एडवांस का एक बात हुआ,
हुआ है, कंसाइनी को एडवांस करना पड़ेगा कंसाइनर को। क्यों करना पड़ता है वो मैंने बताया, सिक्योरिटी के लिए। तो 50,000 का एडवांस हुआ है। इस बार एडवांस के लिए इन्होंने जो मतलब मीडियम यूज किया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से, ठीक है, मतलब जिसे डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, डीडी, ठीक है, एज एडवांस पेमेंट एंड लेटर sent an account sale showing that 800 toys had been sold for 220 each। अच्छा, तो इन्होंने अपना डिपोजिट जो है एडवांस कर दिया, जो बात हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक अकाउंट सेल्स भी रेडी किया, क्योंकि जो है टॉयज बिकना स्टार्ट हो गया था, और उन्होंने वहां पर दिखाया कि 800 टॉयज जो है बिक चुके हैं, और इन्होंने 220 करके बेच दिया है। Expenses incurred by Sahu on godown rent and advertisement etc. amounted to 2,000। अच्छा, गोडाउन जहां पर स्टॉक रखा हुआ है उसका रेंट और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मिला के इनका 2,000 खर्चा आया है। किसका? कंसाइनी का। साहू वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5%, इनको 5% कमीशन मिलेगा। अब नहीं बताया है किस पे मिलेगा, तो सिंपल है, ग्रॉस सेल्स पे मिलेगा, जितना बेचेंगे उस पे, क्योंकि नॉर्मली कमीशन इसी बेसिस पे होता है, ठीक है, जब तक हमें स्पेसिफिकली कुछ और ना बताए। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। 5 टॉयज एक कस्टमर ने लिया था, जो क्रेडिट कस्टमर थे, क्रेडिट होगा तभी ना बैड डेब्ट होगा, और उसका पैसा वो नहीं दे पाए, तो यहां पर भी बनता है बैड डेब्ट, ठीक है। अब डेल क्रेडियर कमीशन तो यहां तक तो मुझे कहीं नहीं दिखा, तो ये बैड डेब्ट का जो लाइबिलिटी है ये कंसाइनर के ऊपर ही जाना चाहिए। वैसे नीचे का पैरा अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ये देखो ऐसे बोलेगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसीलिए मैंने करवाया, कभी कभी ये अकाउंट भी बोल देता है। इन्वेंट्रीज और कंसाइनमेंट अकाउंट, साहूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी एज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू ए डिफेक्ट इन पॉलिसी, साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर जो डैमेज हुआ था ना आग लग के, तो इनका इंश्योरेंस करवाया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये देखो करवाया हुआ था ना इंश्योरेंस, इन ट्रांजिट वाला 1500 करवाया था किसने? रोजी एंड कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया था कि हाँ ऐसा कुछ हो तो हमें रिकवरी मिल जाए, लेकिन बोल रहा है कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब कुछ डिफेक्ट हो गया है पॉलिसी में, इसी वजह से कुछ भी रिकवर नहीं करवा पाए इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब जो भी टॉयज जल गए फुल्ली लॉस है, ठीक है, फुल्ली लॉस है। जैसे मान लो कि हमारा 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा था। अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हमें 2,000 का क्लेम दे दिया सपोज, तो फिर हमें 8,000 रुपए का ही लॉस होता है, 10,000 का नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, नील कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम लोग का 10,000 का 10,000 ही लॉस हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, क्योंकि कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा ऐसा मानते हुए, एज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी, इन्होंने कुछ पॉलिसी में डिफेक्ट किया होगा, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रिकवरी नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एबनॉर्मल लॉस हुआ आग लगने के वजह से वो पूरा ही लॉस हो जाएगा, उस पर हमारा लॉस रिड्यूस होने का कोई चांसेस नहीं है। साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, मतलब इसके बाद इन्होंने अपना अकाउंट सेटल कर लिया, मतलब कितना इनको पेमेंट मतलब कितना ये देंगे रिटर्न में रोजी एंड कंपनी को, वो सारा चीज इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, कंसाइनर के बुक्स में ये जो लेजर है ये प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो हम पहले जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रॉय एंड, नहीं रॉय नहीं, सॉरी, क्या था, रोजी, ठीक है, उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कभी कभार मेरे से गलत लिखा जाता है, उससे कोई बात नहीं, तुम लोग सही लिखो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना जगह तो लग ही जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट काफी छोटा सा होगा, उसका रीजन तुम लोग को पता चल गया, क्योंकि उसको जस्ट ट्रेडिंग में क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एक लाइन का होगा, के लिए मैंने ज्यादा जगह रखा नहीं इसी वजह से। और बोला था इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज, देखो यहाँ सिर्फ इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट बोल दिया है, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक को ही बता रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है इन्वेंट्रीज लाइंग
विथ कंसाइनी, ठीक है, या फिर इन्वेंट्रीज लाइन इन कंसाइनमेंट, जो बचा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। और हम लोग बनाएंगे साहू अकाउंट, लास्ट यही बोला था, हाँ, साहू अकाउंट। इसमें थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो इतने से जगह पे नहीं होगा, हम पीछे भी यहाँ पर अकाउंट को स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक चीज पुट करते जाते हैं, ठीक है, रीड कर करके, जैसे जर्नल करते हो, दिमाग में जर्नल को सोचो और लेजर पोस्टिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके बुक्स में हो रहा है? पहला बात है कंसाइनर के बुक्स में, तो कंसाइनर के हिसाब से सोचना है। तो सबसे पहले कंसाइनर को ये कंसाइनमेंट में अपना बिजनेस करने के लिए स्टॉक भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे भेजा जा रहा है? 1000 टॉयज 150 करके। तो एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक एक क्वेश्चन हम फिर से जर्नल के साथ ही बताते जा रहे हैं, तो तुम लोग देखो कैसे होता है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना वैल्यू है। 1000 टॉयज 150 ईच, तो 1000 इंटू 150, तो ये वैल्यू हो जाता है हम लोग का 1,50,000, ठीक है। अच्छा, पर्टिकुलर्स रुपीज ये सब लिखना पड़ता है, तुम लोग लिख लो, क्योंकि मुझे काफी टाइम लगता है, तो ये सब चीज हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अपना लिखना जरूर, पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट क्रेडिट कॉलम वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि इन्होंने, कंसाइनर ने पे किया फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। इसका एंट्री क्या होगा बोलो? पहला एंट्री मैंने लिख दिया कंसाइनमेंट में खर्चा, मैंने बताया था लास्ट दिन, आज फिर बता रहे, जब जब कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा होगा, कंसाइनमेंट डेबिट होगा, इनकम होगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। अब बाकी तो डिपेंड कर रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन है। तो इन्होंने अगर अपना क्या किया, अपना स्टॉक जो खरीदा हुआ था वो कंसाइनमेंट बिजनेस में भेज दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि इसमें एक्सपेंस हुआ, और गुड्स भेजा गया क्योंकि स्टॉक आउटफ्लो हुआ, तो स्टॉक आने से डेबिट होता है, स्टॉक जा रहा है, तो गुड्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? क्रेडिट। सिर्फ गुड्स लिखने से बात नहीं बनता, इसलिए हम लोग लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। मैंने फिर से बता दिया कैसे करके जर्नल होता है। अब बताओ कि अगर कंसाइनर ने खर्चा किया है फ्रेट इंश्योरेंस का, तो इनके पॉकेट से ये पैसा गया, क्यों गया? क्योंकि उन्होंने कंसाइनमेंट बिजनेस में ये खर्चा किया। तो बोलो एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट टू कैश। कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, तो हम बैंक ही यूज कर रहे हैं, तुम लोग भी बैंक ही यूज करो, ठीक है, बिजनेस रेस्पेक्ट पे बैंक यूज करना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग खर्चा जो है नाम लिख देते हैं, ठीक है, वो अपने समझने के लिए। तो दो खर्चा है, फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट का खर्चा कितना है? 10,000, और इंश्योरेंस है 1,500। अब इसको इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, वो अपना मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्यों हुआ? कंसाइनमेंट में फिर से खर्चा हुआ, और हम लोग के मतलब रोजी एंड कंपनी, इनके पास से पैसा क्या आउटफ्लो हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो लॉस हो गया है, बिकॉज आग लगने की वजह से 100 स्टॉक जो है वो जल गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टॉक का कॉस्ट क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना, मतलब तुम लोग बोलोगे कि ये स्टॉक का कॉस्ट, अगर तुम लोग बोलते हो कि एक एक टॉय अगर 150 करके है, तो 100 टॉय डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका कॉस्ट तो कुछ इतना हो गया, ये तो पता है, फिर हम लोग लिख क्यों नहीं रहे? तो फिर तुम लोग लास्ट दिन वाला बात ध्यान से नहीं सुने होगे अगर ऐसा सोच रहे हो। क्यों? देखो, क्योंकि हम लोग का भी टॉयज का कॉस्ट जो है ना, वो 1,150 करके नहीं है, बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस टॉयज को श्रीनगर तक पहुंचाने के लिए इतना और इतने खर्चे किए, तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि ये खर्चा भी तो हमें कस्टमर से रिकवर करना है, तो कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, अभी वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। किस चीज का? जो वर्किंग नोट हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना, ये देखो यहाँ पर जो प्रोफोर्मा मैंने सिखाया था, किस चीज का सिखाया था? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऑब्वियसली ये क्लोजिंग स्टॉक का है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि जो स्टॉक लॉस हुआ उसका वैल्यू कितना है, वो भी इसी में आ जाता है। ये देखो इस जगह पे आ जाता है ना, इसीलिए। तो हम लोग देखो यहाँ पर लिखते हैं, वर्किंग नोट का नाम हम वही लिख देंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसी के अंदर हम लोग का वो भी वर्किंग नोट जो है बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि कंसाइनी को हम लोग कितना स्टॉक भेज रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट और ये वाला अमाउंट लिख दिया। लास्ट दिन वाले क्वेश्चन में यूनिट अवेलेबल नहीं था, बट आज वाले क्वेश्चन में यूनिट अवेलेबल है। हम लोगों ने 1000 टॉयज भेजे हैं और एक एक टॉयज 150 करके है, मतलब हम लोगों ने 1,50,000 का स्टॉक जो है भेजा। लेकिन ये स्टॉक भेजने के लिए हम लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस खर्चे को यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि वो खर्चा हमें कस्टमर से ही रिकवर करना है। ये नॉन रिकरिंग खर्चा है। नॉन रिकरिंग भी मैंने लास्ट दिन बताया था, जब एक स्टॉक पे वो खर्चा एक ही बार होता है, ठीक है। तो इसको तो एक ही बार श्रीनगर भेजना है, बार बार थोड़ी ना भेजना है, तो उसके लिए जो फ्रेट और इंश्योरेंस लग रहा है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर, ठीक है। क्या क्या खर्चा है? फ्रेट और इंश्योरेंस, यहां पर लिख दिया मैंने, फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट का है हम लोग का 10,000 और 1,500, 10,000 और 1,500, तो टोटल मिला के हो जाता है 11,500, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का जो स्टॉक है, देखो अब वो कितना करके हो गया, 1,000 रुपीज, सॉरी 1,000 टॉयज, उसका कॉस्ट कितना बन गया है, ऐड करके देखो, 1,50,000 प्लस 11,500, तो ये हो जाता है 1,61,500। अब कॉस्ट पर यूनिट चेक करना, जैसे देखो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट तो हमें पता था, एट द रेट अब कितना करके था 150, तभी तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये आया। अभी एट द रेट कितना आया बता सकते हो? अभी एट द रेट कितना आ गया? अगर मेरा कॉस्ट इतना बन गया टोटल, तो एट द रेट मतलब एक एक टॉयज का कॉस्ट कितना हुआ बताओ? 165। 161.5, ये डिवाइडेड बाय 1,000 करोगे तो पता चल जाएगा 161.5। इसीलिए हम बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर लॉस को 150 से नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेरा कॉस्ट जो है वो पहले वाला नहीं रहा, कॉस्ट मेरा चेंज हो गया, ठीक है। अब ये अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, देखो आज अगर तुम लोग मान लो एक जो है सपोज एक एसी खरीद रहे हो। अब एसी को तो खुद ला नहीं सकोगे, ठीक है। एसी खरीद लिया मान लो एक 30,000 का, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब उस एसी को जब अपने घर तक लेके आओगे या ऑफिस तक या जहां भी, तो उसके लिए तुम लोग को एक कैरिंग, मतलब एक कैरिंग चार्जेस लगेगा, कि जिसमें भी उसको लेके आओगे, जो भी व्हीकल यूज करके लेके आओगे, मान लो उसके लिए खर्चा हुआ 1,000 रुपए, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। फिर उसको सेट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मान लो खर्चा हो गया 2,000, तो बोलोगे एसी कितने का पड़ गया? 33,000 का, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है, जब हम यहाँ पर 150 में मेरा स्टॉक बेच ही नहीं सकते, मतलब मेरा स्टॉक को बेचने के लिए मेरा खर्चा सिर्फ पर टॉय पे 150 नहीं हो रहा है, 161.5 हो रहा है, तो मुझे ये कस्टमर से रिकवर करने को मिलेगा। इसीलिए मुझे इस कॉस्ट को इसमें ऐड कर देना चाहिए। जैसे मान लो जो भी हम लोग कहीं पर भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो क्या जो दुकानदार होता है, क्या वो हमसे सिर्फ कॉस्ट लेता है? मतलब क्या क्या उस प्रोडक्ट का सिर्फ कॉस्ट लेता है? नहीं, उस प्रोडक्ट को उसके शॉप तक लाके उसका सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है ना, वो सारा चीज ऐड करता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट तक भी ऐड करता है, सारी चीजों को ऐड करता है। वैसे यहाँ पर अभी तो बेच नहीं पाएंगे, तो जो भी खर्चा हो रहा है बेचने के लिए, मतलब उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, वो सारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर ने जो स्टॉक भेजा उसका टोटल कॉस्ट इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, इन द मीन टाइम कुछ टॉयज डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लेस कर देते हैं। टॉय डिस्ट्रॉय होगा तो क्वांटिटी में कम हो जाएगा, एज वेल एज अमाउंट में भी कम करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो टॉयज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। कितना टॉय डिस्ट्रॉय जो हुआ उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले देखते कितना हुआ, 100, ठीक है। अभी टॉय का कॉस्ट कितना चल रहा है, हम लोगों ने डिवाइड करके देखा, एक एक टॉय का कॉस्ट चल रहा है 161.5। और देखो ये कब डिस्ट्रॉय हुआ, जाने के टाइम पे, ठीक है। मतलब साहू के पास पहुंचने के पहले,
ट्रांजिट में, ठीक है। तो ट्रांजिट में कॉस्ट कितना चल रहा था, इतना, ठीक है, इतना चल रहा था। और कितने डैमेज हो गए, 100। तो 100 टॉयज डैमेज हो गए, तो 100 यहाँ पर यूनिट से कम कर देंगे, और 100 का जो कॉस्ट निकल के आए उतने से हम लोग अपना कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देंगे, 16,150, ठीक है। इसका मतलब 900 बचा हुआ है, जो कि अच्छा है, मतलब जला नहीं, अच्छा वाला स्टॉक है। और कॉस्ट के हिसाब से देखें तो कितना बचा हुआ है, 145350, इतना बचा हुआ है, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी उतना ही आएगा, 161.5। डिवाइड करके देख लो 900 से, ठीक है, क्योंकि रेट तो हमारा वही रह रहा है ना, हम लोगों ने सिर्फ क्वांटिटी और उसके हिसाब से अमाउंट कम कर दिया। तो जो टॉयज डिस्ट्रॉयड हो गए उसका कैलकुलेशन हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद ये स्टॉक साहू के पास डिलीवर हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टॉयज रीच्ड टू श्रीनगर। यहाँ पर बोला है ना, श्रीनगर जो है कंसाइनी का जो प्लेस है वो श्रीनगर है, तो श्रीनगर तक जो स्टॉक जाके पहुंचेगा उसका कॉस्ट इतना होगा, ठीक है। अब जैसे ही पहुंचा, साहू को क्या करना पड़ेगा, उसको अपने शॉप तक लेके जाना है, तो उसके लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा। तो इनका खर्चा दो पार्ट में डिवाइड होता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्योंकि इनका ऐसा भी खर्चा है जो इस प्रोडक्ट पे बार बार हो सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, गोडाउन रेंट का खर्चा। लास्ट दिन मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट सारा बिका नहीं तो एडवर्टाइजमेंट फिर से कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सारा स्टॉक बिका नहीं तो गोडाउन रेंट दिए ही जा रहे हैं। कोई पर्सन को रखे हैं वहां पर काम करने के लिए, कोई स्टाफ किसी भी पर्पस पे रखा हो, उनको भी पेमेंट किए जा रहे हैं, तो इस तरह का हो जाता है रिकरिंग। नॉर्मली जो देखोगे पीरियोडिकली दिया जाता है वो रिकरिंग खर्चा हो जाएगा। अब देखते हैं साहू ने क्या क्या खर्चा किया, ठीक है। साहू ने यहाँ पर खर्चा किया है 14,400 कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी होता है अपने स्टॉक को वहां से छुड़वाने के लिए, जहां पर स्टॉक जो है आके पहुंच रहा है, ठीक है। ड्यूटी यानी गवर्नमेंट को हमें टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, वो स्टॉक मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की वजह से। तो 14,400 का कस्टम ड्यूटी दे रहे, जो कि एक ही बार देना पड़ेगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा, तो नॉन रिकरिंग खर्चा, ठीक है। पहला नॉन रिकरिंग खर्चा ये निकल के आ गया, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब खर्चा देने से स्टॉक का वैल्यू और भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय साहू, ठीक है। इसमें सबसे पहला आ जाता है कस्टम ड्यूटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 14,400, ठीक है। और कौन सा खर्चा है देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है साहू सेंटे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, इसका तो बाद में देखते हैं, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। 800 टॉयज, अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू मिल गया हमें, ये वाला लाइन चाहिए था। गोडाउन रेंट जो कि रिकरिंग है, एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट बोल दिया, ये भी रिकरिंग है 2,000, तो ये हमें यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। ये खर्चा क्या फिर साहू इनसे रिकवर नहीं करेंगे, रोजी एंड कंपनी से बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्टॉक में इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। स्टॉक में इसको ऐड नहीं करना है, हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया उसका वैल्यूएशन भी निकाल लिया, साथ ही साथ कर रहे हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कितना खर्चा किया, 14,400 खर्चा किया स्टॉक को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। तो 900 और यहाँ पर इसका एडिशन कर लेंगे 145,350 प्लस 14,400, तो ये हो जाएगा 1,59,750, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर बताया है कि कितना सारा स्टॉक बिक गया था, 800 टॉयज बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, देखो 900 था, उसमें से 800 जो है टॉय सेल हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना सारा स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में 100 टॉयज रहेंगे। उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है, 900 स्टॉक का वैल्यू हुआ 159,750 डिवाइडेड बाय 900, तो 100 का कितना होगा जो कि इनका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अभी स्टॉक का कॉस्ट कितना, मतलब देखो जो 150 रुपए का चीज था, ये पहले 150 रुपए का था, फिर बढ़ के 161.15 हुआ, ठीक है, फिर अभी वो बढ़ के 177.5 हो गया। इस तरह से कॉस्टिंग किया जाता है, चीज जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसका कॉस्ट इसीलिए बढ़ जाता है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, इसीलिए
जो चीज जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां उसका कॉस्ट काफी कम होता है, ठीक है। जब वो चीज दूसरे किसी जगह पे आता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे हमारे देश में जो पेट्रोल वेट्रोल का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे जगह से। वैसे हम लोग के देश के अंदर भी तो ऐसा होता है ना कि कहीं पर इस तरह का वेजिटेबल्स या फ्लावर्स ज्यादा होता है तो इसका कॉस्ट कम है, दूसरे जगह पे मतलब ज्यादा होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये हो गया 177.5 जो डिवाइड करके आया इंटू 100, तो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा 17,750। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली आ गया। और जैसे मैंने बोला था और एक तरीका भी है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ऑल्टरनेट, वो भी हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ तक हम लोग का कैलकुलेट हो गया, ये 900 और 159750। अब हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे कि 800 सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 100। लेकिन क्या होता है ना, जब तुम लोग 800 का कैलकुलेशन निकालते हो तो हो सकता है यहाँ पर ये वैल्यू लिख दिए कि कितने में सेल हुआ। यहाँ पर बोला था ना 220 करके, अब तुम लोग क्या करोगे, अगर ऐसे कर देते हो 800 इंटू 220, ठीक है। ये सेल वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब गलत क्या होता है, क्यों हम इसको मना करते हैं करने के लिए, ये देखो ये बन गया 1,76,000। अब इसको ऐसे लगाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बात वो अलग है। तो तुम लोग को पता लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नेगेटिव क्यों होगा। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग सेल वैल्यू थोड़ी ना लेस कर सकते, क्योंकि ये कौन सा वैल्यू है, ये हम लोग का कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। ये हम लोग का कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट मतलब जो लागत है। अब इस पे प्रॉफिट लगा के बेचा जाता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर फिर क्या करना चाहिए, 800 का कॉस्ट लेस करना चाहिए। 800 का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे 100 का निकाले हो, 159,750 डिवाइडेड बाई 900। अभी रेट कितना चल रहा है 177.5। 800 जो बिक गया उसका कॉस्ट कितना होगा 1,42,000, ठीक है। तो इसका मतलब 800 जो सेल हो गया, ये 800 टॉयज जो सेल हो गया उसका कॉस्ट है 1,42,000, जो कि 1,76,000 में सेल हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल तरीका है, देखो 159,750, ये भी हम तुम लोग को प्रूव करके दिखा देते हैं। ये देखो 900 से डिवाइड करेंगे, एक एक का कॉस्ट बन रहा है 177.5 और उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 220 में। तो पर टॉय में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 42.5, और कितना टॉय बेच दिया 800, तो 800 मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट कितना आ रहा है 34,000। क्या ये सही हो रहा है, चेक करके देखो। इसमें से इसको लेस कर देते हैं, 1,76,000 ये सेल वैल्यू है, सेल से कॉस्ट को लेस करो 1,42,000, देखो आया 34,000। मेरा बात समझ में आया। अभी हम लोग का टॉय का जो रेट चल रहा है 177.5, अब हम लोग बेच सकते हैं। हम लोगों ने बेचा कितना 220 में, तो ये दोनों का डिफरेंस हमें बताता है कि प्रॉफिट कितना है। तो हम लोगों ने एक एक टॉय बेच के 42.5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, और हम लोगों ने 800 टॉय बेच दिए तो 34,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। ये सही है, देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉस्ट निकाला, इससे तुम लोग ये वाला माइनस करके देखो तो भी 42,000 आएगा। तो इतने सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 100 आ गया। अब इससे इसको माइनस करो, 1,59,750 माइनस 1,42,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये देखो, अरे सॉरी, ये देखो यहाँ पर कितना आ गया 17750, ये क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आ रही है, ये तो मैंने तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बोला, ये तो करना नहीं है तुम लोग को, ये करना है। लेकिन इसको क्यों करें, जब मुझे डायरेक्टली निकालने का मौका मिल रहा है तो इसको करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, गलत हो सकता है। तो सिंपल 900 में से 800 सेल हो गया, 100 स्टॉक बचेगा, 100 का कॉस्ट निकाल लो, क्योंकि हमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इसका लॉजिक क्या है, मान लो तुम लोगों ने 10 पेन खरीदा और उसे 12 रुपए करके बेचोगे, 10 पेन 10 रुपए में खरीदा और उसे 12 रुपए करके बेचोगे, ठीक है। अब मान लो 10 में से तुम लोगों ने 8 पेन जो है सेल कर दिया, ठीक है। तो 12 इंटू 8 करके सेल कर दिया। अब जो 2 पेन बचे हुए हैं उसको अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास कितने रुपए का स्टॉक है, तो तुम लोग थोड़ी ना ये बोलोगे कि 2 इंटू 12 24 रुपीज का स्टॉक है, नहीं, तुम लोग बोलोगे 2 इंटू 10, मेरे पास 20 रुपए का पेन पड़ा हुआ है जिसको हम 12 रुपए करके 24 रुपए में बेचने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है, प्रॉफिट लगा के कोई अपना स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट लगा के कभी स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होता है, बिकॉज स्टॉक हमेशा कॉस्ट में वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस्ट मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा पॉकेट से किया इस चीज को पाने के लिए, ठीक है, एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक भी साथ ही साथ निकाल लिया पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो लिखने वाले थे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखने गए और वहां पर हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे थे कि जो 100 टॉयज जल गया उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। अब स्टॉक जला तो कंसाइनमेंट में डेबिट तो होगा, कंसाइनमेंट में लॉस हुआ, स्टॉक जल गया तो कंसाइनमेंट में लॉस हुआ। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब एंट्री कैसे करेंगे,
अगर हम लोग का लॉस हुआ है तो एक्चुअली इस लॉस का एंट्री क्या होता है वो हम लिखवा देते हैं, क्योंकि लास्ट दिन हमारे जर्नल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं आया था, तो हम यहाँ पर एंट्री लिखवा देते हैं। लॉस को हम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल है तो ऐसे बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल लॉसेस आर डेबिटेड होता है टू कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ये कोई कंसाइनमेंट में क्रेडिट नहीं हुआ, इनका स्टॉक जो है भेजा गया था वो रिवर्स हो गया, मतलब 1000 स्टॉक से 900 हो गया ना, तो 100 का स्टॉक रिवर्स हो गया, यानी 16,150 का जो स्टॉक रिवर्स हो गया उसकी वजह से हम लोगों को कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना पड़ा। जैसे कि डेटर से पैसा मिलता है, तो जैसे हम लोग करते हैं ना, पहले डेटर जनरेट करते हैं तो डेटर टू सेल, अब जब पैसा मिलता है तो कैश टू डेटर करते हैं, वैसे ही जब स्टॉक भेजा तो कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ डेबिट, अब यही स्टॉक जल गया तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब देखो कंसाइनमेंट क्रेडिट मतलब गेन होता है, गेन तो तब होता ना अगर ये हम लोग बेच देते, बेचे तो नहीं, ये लॉस है, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एंट्री हम लोगों ने नहीं किया था पहले, तो मैंने अभी बता दिया जस्ट तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पर लेजर कर रहे हैं तो लेजर का ही लिखेंगे यहाँ पर, बाई एबनॉर्मल लॉस, पोस्टिंग वैसे हो जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितने का हुआ 16,150, यहाँ पर तुम लोग लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, उसके बाद बोल रहा है कि साहू ने डिलीवरी लिया और उन्होंने 14,400 कस्टम ड्यूटी पे किया। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो ये कौन कर रहा है अपने बुक्स में एंट्री, रोजी एंड कंपनी, तो ये सोच रहे हैं अच्छा साहू ने ये खर्चा किया तो मुझे ये खर्चा साहू को पे करना है, मेरे बिजनेस का खर्चा है तो मुझे कंसाइनमेंट डेबिट करना चाहिए। हम टू बैंक नहीं कर सकते क्योंकि ये खर्चा अभी मेरे पॉकेट से आउट नहीं हो रहा है, अभी मुझे ये खर्चा किसी और को देना है, मेरे बिहाफ में कौन कर रहे हैं, साहू कर रहे हैं, तो ठीक है मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे साहू को क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो उनको कौन सा खर्चा पे करना पड़ेगा, मुझे कस्टम ड्यूटी का, कितना 14,400। ठीक है, ये मुझे उनको पे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ साहू लिखा, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्रॉस पोस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी 14,400। ठीक है, और भी क्रॉस पोस्टिंग कुछ है तो हम लोग कर सकते हैं, लाइक टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसको हम लोग कर सकते हैं टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट 1,50,000। ठीक है, और कोई क्रॉस पोस्टिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पढ़ते हैं फिर क्या बोल रहे हैं, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी 50,000 एज एडवांस, एडवांस के तौर पे उन्होंने, एडवांस पेमेंट के तौर पे इन्होंने 50,000 पे किया, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, बोल सकते हो नॉर्मल जर्नल एंट्री, अगर किसी ने किसी को कुछ पैसा एडवांस किया तो उसका एंट्री क्या होगा, बोलो। अब कौन एंट्री कर रहा है, जिसके पास पैसा आया, रोजी एंड कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है, लेकिन एडवांस के तौर पे आया, तो किसी से अगर एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं वो तो लाइबिलिटी है ना, बाद में तो उसका एडजस्टमेंट होता है, ये कोई मेरा इनकम थोड़ी ना है, तो मुझे बोलो क्या एंट्री करना चाहिए अगर एडवांस ले रहे हैं तो, कोशिश करो हो जाएगा, रोजी एंड कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगा पैसा आने से, एडवांस, कैश डेबिट। हाँ कैश या बैंक डेबिट। ठीक है, पैसा आ गया, लेकिन ये पैसा कैसे आया, कुछ बेच के आया कि सेल कर दे, नहीं, कमीशन से आया नहीं, कुछ और इनकम से आया नहीं, कैसे आया, किसी ने मुझे एडवांस किया है, क्यों किया है, वो एक बिजनेस एडजस्टमेंट है, लेकिन ये पैसा जो है ये मेरा कोई इनकम नहीं है, मुझे ये पैसा बाद में उनके साथ एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट क्या करे, बोलो, ये पैसा मेरा नहीं है, जैसे मान लो रेंट के घर पे अगर किसी से एडवांस लेते हैं, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब वो घर छोड़ देंगे अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा, जैसे कि पैसा इसीलिए लिया जाता है ना, कुछ खराब कर दिया तो उससे रिकवर करवा लेंगे, अब जो वो जा रहे तो उनको उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो एक्चुअली उनका जो पैसा ले रखे हैं उनको अगर रिटर्न करना है, मुझे किसी को वो पैसा देना है, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, ऑब्लिगेशन हो गया ना, देना है, तो इस यहाँ पर किसको देना है, बोलो फ्यूचर में किसको देना है, किसके साथ सेटलमेंट होगा, बोलो। मैम साहू। साहू, करेक्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा साहू, पैसा मिला है लेकिन वो साहू से बाद में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू, तो इसका मतलब कहाँ लिखेंगे, साहू अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई
बैंक, और क्या लिखेंगे, एडवांस 50,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। अब अकाउंट सेल्स भी उन्होंने भेज दिया, जिसमें दिख रहा है 800 टॉयज 220 करके बेच दिया है। बोलो क्या एंट्री होना चाहिए, सेल कर दिया, कंसाइनी ने सेल कर दिया, तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बोलो। नॉर्मल अगर ये खुद सेल करता तो क्या एंट्री करता, कैश या डेटर, डिपेंड कर रहा है कि कैश सेल हुआ कि क्रेडिट सेल हुआ, टू सेल कर देता। ठीक है, किसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इनके तरह से सोचो। ठीक है, इस पर्सन के तरह सोचो या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की तरह। इनका प्रोडक्ट बिक गया है, खबर मिल गया, तो ये क्या एंट्री करेंगे, तो इनके दिमाग में क्या आएगा, मेरा पैसा किसी के पास है, मुझे उससे लेना है, और मैंने, हम उससे क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने उसके साथ कंसाइनमेंट बिजनेस किया। हाँ बोलो क्या लिखना चाहिए, साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। करेक्ट, साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, देखो टू सेल लिख नहीं सकते हैं, खुद से सेल नहीं किया है, कैसा सेल किया है, कंसाइनमेंट सेल किया है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट सेल भी बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन कंसाइनमेंट लिखो। ठीक है, इतना कितना लिखोगे, वैसे ही कंसाइनमेंट बहुत बड़ा नाम है, तो साहू से ये पैसा ले लेंगे। ठीक है, साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो लास्ट दिन वाला जर्नल में हम लोगों ने किया था, साहू अकाउंट डेबिट, उनसे पैसा ले लेंगे, जैसे उनको पैसा देना है तो क्रेडिट, उनसे पैसा लेना है तो डेबिट। ठीक है, तो बाई साहू। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेल्स। अच्छा कितना, 800 टॉयज बिक गया 220 करके, और इसका वैल्यू निकल के आया था थोड़ी देर पहले मैंने किया 1,76,000। ठीक है, 1,76,000। अच्छा अब फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस उन्होंने आगे जो किया था उसका भी डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस भी क्या होगा, ये एक्सपेंसेस साहू ने बता दिया कि मैंने आपके प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए ये सारे खर्चे किए हैं, तो ये खर्चा वो लेंगे किससे, रोजी एंड कंपनी से। ठीक है, तो ये क्या सोच रहे हैं, मेरा खर्चा किसने किया, मेरे बिजनेस का खर्चा साहू ने किया, मुझे उनको पेमेंट करना चाहिए, तो फिर से वही कंसाइनमेंट टू साहू, तो दोबारा साहू नहीं लिख रहे हैं हम, इसके नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा साहू लिखने का जरूरत नहीं, इसके नीचे ही लिख दो एंट्री क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू, जैसे कस्टम ड्यूटी पे किया वैसे गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया। अब अगर इसके साथ सोच रहे हो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है, इसी वजह से गोडाउन रेंट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर खर्चा तो पूरा ही पे करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा स्टॉक में ऐड होगा कौन सा नहीं होगा, उसके लिए हम लोग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग खर्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गोडाउन और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ठीक है, जो कि 2,000 रुपीज है, ये देना पड़ेगा साहू को, क्योंकि उनके लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा, और कमीशन भी देना पड़ेगा साहू को, 5% कमीशन, तो कमीशन का एंट्री फिर से क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट में खर्चा देना किसका है, साहू को देना है, तो यहाँ पर टू साहू, दोबारा टू साहू लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो कमीशन। ठीक है, मतलब ये सारे एंट्री ऐसे ही होने चाहिए, टू साहू करके, लेकिन अगर बार बार नहीं लिखोगे तो कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, इसके नीचे नीचे लिख सकते हैं हम लोग। अब एट द रेट ऑफ 5% बोला है, तो कितना हो जाएगा, सेल पे 5% ना, तो 1,76,000 पे 5%, यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे करके, 1,76,000 पे 5%, तो देख लो कितना होगा, 8800, 8,800। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कमीशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोला था कि एक पर्सन है जिन्होंने जो है क्रेडिट में 5 टॉयज लिए थे, जिसका इनका लॉस हो गया है, तो बैड डेप्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा, हम लोगों ने बैड डेप्ट का एंट्री लास्ट दिन भी किया था ना, तो देखो रिवर्स एंट्री होता है, जब हमें साहू से पैसा लेना है सेल का, तो हम लोग एंट्री करते हैं साहू, ये देखो हम लोग एंट्री करते हैं साहू टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये कौन सा एंट्री है, देखो ऐसा बहुत सारा एंट्री हो सकता है, जैसे देखो नहीं यहाँ पर टू साहू बोल के बहुत सारा है, लेकिन कोई कस्टम ड्यूटी के लिए है, कोई गोडाउन रेंट के लिए, कोई कमीशन के लिए है। उसी तरह से जब हम लोगों का ये रिवर्स एंट्री हो जाएगा, मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअली हम लोग साहू से ये पूरा पैसा नहीं ले पाएंगे, कितने सारे स्टॉक का पैसा नहीं ले पाएंगे, 5 टॉयज का पैसा हमारा लॉस हो गया, तो कंसाइनमेंट में लॉस हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू साहू करना पड़ेगा। देखो लास्ट दिन भी हम लोगों ने ये बैड डेब्ट का एंट्री किया था ना, तब देखो मैंने यहाँ पर बोला था, ये देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये देखो टू साहू, मतलब यहाँ पर वाई था, कंसाइनमेंट में लॉस हुआ, टू वाई इसीलिए करना पड़ा क्योंकि वाई को डेबिट कर रखे थे, कितने सारे टॉयज का पैसा मिलेगा इस हिसाब से हम लोगों ने डेबिट कर रखा था, आज के क्वेश्चन के हिसाब से 800, लेकिन अब पता चल गया 800 टॉयज का पैसा नहीं मिलेगा,
कितने 5 टॉयज के पैसे कम मिलेंगे, मतलब 700 कितना हो जाएगा 95, शायद 795 टॉयज का पैसा मिलेगा। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इधर लिखना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स एंट्री डालेंगे। जैसे साहू टू कंसाइनमेंट हुआ तो कंसाइनमेंट टू साहू करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट टू साहू, और ये किस वजह से हो रहा है, बैड डेब्ट की वजह से। तो हम साहू बार बार तो नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए अब कितना लॉस हो रहा है, जो सेल वैल्यू नहीं मिलेगा, डेटर जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट करेंगे, उतना ही लॉस जो है हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 220 करके एक एक टॉय था, 5 टॉयज पे पैसा हमारा लॉस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। अच्छा, अब और क्या लिखना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि सारा स्टॉक तो सेल नहीं हुआ, कुछ बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। इसका भी रेलिवेंसी मैंने बताया था, क्यों क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी है, मैंने एक एग्जाम्पल से दिखाया था, अदरवाइज हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस वो सही नहीं दिखेगा, ठीक है। बाई इन्वेंट्रीज, इसका रीजन कुछ नहीं, कॉस्ट के साथ अपने रेवेन्यू को मैच करना होता है, इसी वजह से, ठीक है। बाई इन्वेंट्रीज लाइंग विथ साहू, ठीक है। और ये हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर 17,750, 17,750, ठीक है। और तो कुछ नहीं करना है, लेकिन क्रॉस पोस्टिंग मैंने सारी जगह पे नहीं किया, ये 2 जगह पे किया, उसके बाद जो है छूट गया, ठीक है। तो उसके बाद कोई बात नहीं, कर लेते, चलो इसको पहले क्लोज कर लेते, ठीक है। इसको पहले क्लोज कर लेते, तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग साथ ही साथ कर सकते हो, वो बेटर होता है, ठीक है। मुझे भी कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी कर देंगे। 16,150 प्लस 1,76,000 प्लस 17,750, 20,9900, 2,09,900, 1,50,000, 11,500, 14,400, 2,000 और 8,000, मतलब 10,800, 1,100, 22,100 प्रॉफिट आया इसमें भी, 22,100 टू PL प्रॉफिट इन कंसाइनमेंट। इसको क्लोज करना है ट्रेडिंग में, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, टू कंसाइनमेंट 17,750, चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं, 17, हाँ 17,750 बाई बैलेंस CD 17,750। और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग बाकी था, ठीक है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, चलो क्रॉस पोस्टिंग एक बार देख लेते क्या क्या बाकी है हम लोग का। यहाँ पर साहू अकाउंट कर रहे हैं, तो साहू से लिखा हुआ ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे जो है रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, साहू टू कंसाइनमेंट, तो इधर लिखना पड़ेगा टू साइड में, ठीक है, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट सेल 1,76,000। अच्छा, इधर हम लोगों ने ये कस्टम और गोडाउन रेंट नहीं, एडवांस और गोडाउन कस्टम ड्यूटी लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी और एडवांस लिखा था, गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट 2,000, गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट 2,000, फिर से बाई कंसाइनमेंट, कमीशन और एक बैड डेप्ट था, कमीशन था 8,800, बैड डेप्ट 1,100। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे कि इनको कितना जो है रोजी एंड कंपनी को भेज देना है, तो 1,76,000 इनके पास आया सेल करके, ठीक है।
लेकिन उसमें से ये अपना कस्टम ड्यूटी जो है वो डिडक्ट करेंगे 14,400। इन्होंने एडवांस 50,000 दिया था, तो 1,76,000 तो पे करने का कोई सवाल ही नहीं है। 50,000 तो पहले कम कर लेंगे कि मैंने तो आपको पहले से ही 50,000 दे रखा था। कस्टम ड्यूटी डिडक्ट करवा लिया, गोडाउन रेंट का 2,000 डिडक्ट कर लिया, उसके बाद कमीशन का 8800 डिडक्ट कर लिया, और बैड डेप्ट हुआ इसी वजह से सेल का 1100 नहीं भेज सकते, ठीक है। तो 99,700 इतना पैसा ये भेज देंगे, ठीक है, कंसाइनर को। तो इधर आएगा बैलेंस, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, बाय बैंक फाइनल रेमिटेंस या बैलेंस रेमिटेड, जो ठीक लगे लिख सकते हो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा हम लोग का 99,700। टोटल करने से 1,76,000 इधर है, तो इधर भी वही है 1,76,000। तो इसका मतलब 1,76,000 उनको पूरा नहीं मिलेगा। पहला बात तो वो अपना एडवांस जो है 50,000, वो बोलेंगे हम तो 50,000 दे रखे, तो 50,000 तो कम देंगे। ऊपर से जो भी मैंने खर्चा किया है आपके लिए वो सब पैसा डिडक्ट कर लेंगे कमीशन का, और एक बैड डेप्ट हो गया इस वजह से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 90,700 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनके बिजनेस का सेटलमेंट हो गया, इस तरीके से सेटलमेंट होगा। चलो ये भी हम लोगों ने ना काफी डिटेल्स में ही कर लिया, ठीक है। बहुत ही स्लो स्लो किया मैंने, ताकि और एक बार जर्नल मैंने फिर से बता दिया। अब इलास्ट्रेशन 4 को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे है। इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट अभी भी मैंने नहीं बोला है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे फिर इनवॉइस प्राइस वाला करेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 5। बोल रहे हैं देखो, मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता हर एजेंट ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 में मिस गीता जो कि इनकी एजेंट है, मिस राखी ने उनको रेडियो सेट भेजा है 1900 करके, एक एक रेडियो सेट का कॉस्ट है। मिस राखी इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। मिस राखी मतलब कौन, कंसाइनर। कंसाइनर मतलब मिस राखी ने क्या खर्चा किया मिस गीता तक ये स्टॉक पहुंचाने के लिए, फ्रेट का खर्चा इतना, इंश्योरेंस का खर्चा इतना, ठीक है। ये सब क्या होता है, नॉन रेकरिंग खर्चा होता है। कंसाइनर का सारा खर्चा नॉन रेकरिंग होता है, क्योंकि स्टॉक को भेजने के लिए एक ही बार फ्रेट देना पड़ेगा, कोई बार बार फ्रेट नहीं देना पड़ेगा एक स्टॉक पे। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो। अच्छा भेजा था तो 1000 बट मिला 950 रेडियो, तो कुछ खराब, मतलब कुछ तो रास्ते में प्रॉब्लम हुआ होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। एन अकाउंट सेल्स डेटेड ऑन 30 नवंबर। अच्छा इसके आगे बोला नहीं है क्या, देख लेते हैं क्या आगे क्या है। 915 के पास पहुंचा, मतलब 50 मिसिंग है। अब क्या रीजन है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, वो देखना पड़ेगा। देखो नॉर्मल लॉस तो होगा नहीं, 50 रेडियो अपने आप गायब हो जाए ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। एक आधा रेडियो खराब हो गया वो हो सकता है, टूट गया फूट गया, वो नॉर्मल लॉस हो सकता है, इतने दूर से आ रहा है तो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ही होगा अगर 50 गायब है। देखते हैं क्या बोल रहा है। अकाउंट सेल्स भेजा है, कौन भेजेगा, मिस राखी, मिस गीता भेजेंगी जो कि वो कंसाइनी है। 30 नवंबर को इन्होंने भेजा, तो बोला है कि 750 सेट्स इन्होंने बेच दिया है 9 लाख रुपीस में, ठीक है। मतलब एक एक सेट कितने में बेचा होगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 750 कर लो, पता चल जाएगा। एक एक सेट 1200 में बेचा होगा, मतलब 1000 रुपए का 1200 में। लेकिन ऐसा मत सोचो 1000 का 1200, क्योंकि 1000 रुपए का स्टॉक जो, सॉरी 1000 पे 1200, 900 का चीज 1200 में बिक गया, ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। इतना भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने ये सब ऐड करके पर यूनिट कॉस्ट कितना चेंज हुआ वो देखा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इतना समझो कि 1200 करके बिका है, हमें टोटल दे दिया है, कोई बात नहीं, टोटल दे दिया है जो अब तक हम लोग निकाल रहे थे, अच्छा हुआ। मिस गीता ने इनकट किया है 10,500 फॉर कैरेज। मिस गीता कौन है, कंसाइनी है। कंसाइनी ने इतना खर्चा किया, और ये कैसा खर्चा है, नॉन रिकरिंग खर्चा है, ठीक है। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाई हर। जितना भी सेल करवाएंगी 6% कमीशन मिलेगा। सी इनकट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो। अच्छा ये देखो डैमेज हो गया था रेडियो, ठीक है, रास्ते में। फिर उन्होंने क्या किया, 2,500 खर्चा किया उस रेडियो को, वो सारे रेडियो को ठीक करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज। अच्छा जो इन्वेंट्रीज में, मतलब स्टॉक में जो बच गया बेचने के बाद, वो सारे स्टॉक में कुछ रेडियोस खराब हो गए थे जिनको ठीक करवाने के लिए उन्होंने ये खर्चा किया है, ये भी उन्होंने बताया। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, मिस राखी लॉज ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कौन, ये कंसाइनर, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया
कि देखिए मैंने इंश्योरेंस करवाया था और रास्ते में मेरा 50 रेडियो सेट्स जो है इसमें डैमेज मतलब खराब हुआ है, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम एडमिट का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि इंश्योरेंस करवाने से पैसा मिल जाता है, इतना आसान नहीं होता है। पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जिस बात का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था सच में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कि बात सुना, हाँ आग लग गया बर्बाद हो गया, हाँ पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वो आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है फिर जाके पैसा देती है, और इतना जल्दी सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी देखोगे, अगर कभी किसी का घर पे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा ना हो, किसी के साथ किसी का तबियत खराब हो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, इतना जल्दी से पैसा उनसे रिकवर नहीं हो किया जाता है, ठीक है। तो उनको क्लेम एडमिट करते हैं तब जाके पैसा मिलता है। तो यहाँ मिल रहा है 35,000 का क्लेम मिल जाएगा, तो इनका जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होगा। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। मतलब कंसाइनर कौन है, मिस राखी। इनके बुक्स में दो ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट यानी कि मिस गीता अकाउंट। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। इलास्ट्रेशन 5 इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद मिस गीता अकाउंट। अच्छा, हम लोग पहले एक काम करते, क्लोजिंग स्टॉक जो है इन्वेंट्री लाइन विद कंसाइनी वो निकाल लेते हैं। मतलब ये वर्किंग नोट तो हमारा जरूरी होता है, तो ये पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजों को लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो अकाउंट कंप्लीट होगा नहीं, तो पहले ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय मिस राखी, यूनिट और अमाउंट। कितने स्टॉक इन्होंने भेजे, 1000 रेडियो सेट्स इन्होंने भेजा है, और एक एक 900 करके है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 900 इंटू 1000। तो 900 और 1000 मतलब 9 लाख रुपीस का स्टॉक भेजा गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भेजने के लिए अगर इन्होंने कोई खर्चा किया है तो ऐड कर देंगे, सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं कंसाइनर के, क्योंकि इनका सारा नॉन रिकरिंग होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस राखी। क्या क्या खर्चा है, फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट और इंश्योरेंस। तो फ्रेट का कितना है 7650 और 3250, यहाँ पर 7650 3250। तो टोटल करते हैं, अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखना चाहिए 10,900। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि खर्चा करने से यूनिट थोड़ी ना बढ़ेगा, मुझे इस स्टॉक को दूसरे जगह पहुंचाना है, तो मैंने खर्चा किया, तो उससे मेरा 1000 रेडियो से कोई 2000 रेडियो तो होने वाला है नहीं, तो जितना है उतना ही रहेगा। पर यूनिट कॉस्ट में चेंजेस देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9,10,900, ठीक है। ये हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय मिस राखी। तो राखी के तरफ से जो स्टॉक जाके पहुंचेगा उनके हिसाब से कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, कुछ इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इन ट्रांजिट में कुछ तो स्टॉक डैमेज हुआ होगा, ये वाला अलग है, ये इनके गोडाउन में जाने के बाद हुआ, ये वाला हम बताते, पहले ये वाले लाइन पे आते, स्टॉक भेज दिया गया, ये वाला दिखा दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि उनको मिस गीता उनको 950 रेडियो सेट मिला, तो डैमेज हुआ बीच में, ठीक है। अब किस वजह से हुआ वो हमें नहीं बताया है, लेकिन 50 रेडियो सेट डैमेज हो गया जिसका इंश्योरेंस क्लेम भी मिला। और इंश्योरेंस जो है एबनॉर्मल लॉसेस के ऊपर ही होता है, कोई नॉर्मल लॉसेस के ऊपर कभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करवाती है, ठीक है। मतलब कोई आग लग गया, चोरी हो गया, उसका इंश्योरेंस होता है। कभी
ऐसा नहीं सुनोगे कि फ्लड होके कुछ हो जाएगा उसका इंश्योरेंस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। भूकंप में कुछ खराब हो जाएगा उसका इंश्योरेंस, ये सब नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल रीजन से जो भी होता है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो जो फिशेस पेरिसेबल आइटम है, ठीक है, तो क्या इस पे इंश्योरेंस हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पागल थोड़ी ना कि उस पे इंश्योरेंस कर देगी, उसको तो पता है कि फिश का एक लाइफ टाइम जो है नॉर्मल, इतने दिन बाद वो खराब हो जाएगा। ये फ्लावर का ही देख लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे नेप्थोलिन एवापोरेट हो जाता है, क्या उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम करवा लेंगे? हम लोग चाहे भी तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉसेस पे होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं गुड्स डैमेज्ड, किस वजह से हुआ है नाम नहीं दिया तो मैंने लिख दिया डैमेज्ड इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में जितने सारे गुड्स डैमेज हुए, तो कितने सारे हुए? क्योंकि इनके पास आके पहुंचा है 950 यूनिट्स, तो मुझे पता चल रहा है कि 50 यूनिट्स का लॉसेस हुआ है, ठीक है। अब उसका कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 9,10,900 टोटल खर्चा हुआ, 1000 रेडियो का, तो एक एक का खर्चा कितना हुआ इंटू 50 कर देंगे, तो 50 का कॉस्ट कितना है, ठीक है, खर्चा नहीं कॉस्ट, ठीक है। तो 9,10,900 डिवाइडेड बाई 1000, जब स्टॉक भेजा गया राखी की तरफ से तो उसका कॉस्ट इतना हो गया, जबकि ये 900 रुपए वाले थे, इस पे 10.9 रुपीज का खर्चा ऐड हो चुका है। अब 50 रेडियो सेट्स जो कि डैमेज हो गए और नहीं पहुंच पाए, उसका कॉस्ट 45,545। यहां से इसको लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा जो स्टॉक पहुंचने वाला है उसका कॉस्ट कितना है, 8,65,355, ठीक है। ये स्टॉक इनके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड नहीं, गुड्स रीच्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू द सिटी ऑफ मिस गीता, कंसाइनी का नाम गीता था, ठीक है। इनके पास जो स्टॉक पहुंचेगा वो इतने कॉस्ट का होगा। अब इनको कुछ खर्चा करना पड़ा तो वो होगा, लेकिन नॉन रिकरिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये स्टॉक का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या खर्चा किया, ठीक है। ये इन्होंने बोला कि इन्होंने 10,500 रुपए का खर्चा किया है कैरेज का, 10,500 कैरेज का खर्चा किया है, ठीक है। अच्छा, और क्या इन्होंने कोई खर्चा किया है? नहीं। यहाँ पर इन्होंने ये जो खर्चा किया है ना रिपेयरिंग का, ये अलग हो गया, ये स्टॉक जो बिका नहीं, जो बच गया, उस पे उन्होंने कुछ रिपेयरिंग करवाया है, ठीक है। तो ये हम लोग का, हम लोग जो सेल कर रहे हैं उसके पहले का बात आ रहा है। तो 10,500 अब इनके इनके सिटी में आके पहुंच गया, अब इन्होंने खर्चा किया कितना? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस फ्रेट का, और तो कुछ है नहीं। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना खर्चा किया है? कैरेज, कैरेज लिखा हुआ है तो हम लोग भी कैरेज लिखेंगे 10,500, ठीक है। तो अभी 950 रेडियो सेट का कॉस्ट कितना हो जाता है, ऐड कर लेंगे 558,578, 8,75,855, ये कॉस्ट निकल के आ गया। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अभी जो हम लोग बेच सकते हैं ना उसका कॉस्ट इतना आ रहा है, ठीक है। अभी कॉस्ट देखो और भी बढ़ गया होगा, है ना। अब हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, देखो कितना बिक गया है। अकाउंट सेल्स में इन्होंने दिखाया कि इन्होंने 750 बेच दिए, तो 950 में से 750 स्टॉक इन्होंने बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और उसका कॉस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, कॉस्ट कितना चल रहा है एक एक रेडियो सेट का, 950 का तो पता है कितना चल रहा है, तो 950 से डिवाइड करेंगे तो एक एक का पता चल जाएगा, इंटू 200 कर दोगे तो 200 का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 8,75,855 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 950, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ पॉइंट में 1,84,390 390.5 है, तो हम 391 कर देते हैं, 1,84,391, ठीक है, अप्रोक्स। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो पहले मैंने वर्किंग जो है वो कर लिया, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना स्टॉक भेजा गया, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1000 रेडियो सेट था, 900 करके 9 लाख, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो खर्चा किया उसको क्या लिखा जाता है, कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, क्योंकि इनके पॉकेट से हो रहा है ये खर्चा, यहाँ से कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्टली बैंक बोल के लिख सकते हैं। फ्रेट, और यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस, और अमाउंट कितना था 7,650 और 3,250, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद इन ट्रांजिट में कुछ लॉस हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी दिया है उस पे, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम बताते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर और भी लिख लेते हैं बाकी डेटा, ये वाला हम लिखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम लास्ट में आ रहा है ना, वो लिख रहे हैं। और इन्होंने सेल किया है 9 लाख का, तो सेल प्रोसीड्स जो इनसे मिलेगा मिस गीता से, तो उसके लिए लिखेंगे बाई गीता, यहाँ पर सेल प्रोसीड्स, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 9 लाख, हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गीता ने कैरेज के लिए 10,500 पे किया, तो गीता को क्रेडिट करो, ठीक है, कैरेज 10,500, ठीक है, ये इन्होंने पे किया। अच्छा, उसके बाद देखो मिस गीता एंटाइटल टू कमीशन बोला है, अब कमीशन लिखो, कमीशन 6% बोला है, एट द रेट ऑफ 6%, तो 9 लाख पे 6%, तो यहाँ पर एल लिख दिया मैंने लाख के लिए 6%, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6, 9,654, तो 54,000 होगा, ठीक है, इतना कमीशन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दिया है कि इन्होंने सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज, ठीक है, उनके पास जो स्टॉक रह गया उस पे उन्होंने कुछ खर्चा किया है, रिपेयर करवाया कुछ रेडियो जो डैमेज हो चुके थे, तो रिपेयर्स का खर्चा, ठीक है, ये तो हमारी वहां पर नॉन रिकरिंग तो है नहीं कि वहां पर जाएगा, ठीक है, ये रिपेयर्स का खर्चा है, इसका स्टॉक के साथ उस तरह से कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं, इन्होंने रिपेयर का खर्चा करवाया बेचने के लिए, ताकि जो डैमेज है वो ठीक हो जाए, तो रिपेयर करवाने से अगर थोड़ा बहुत भी पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन किसके लिए किया, इनके बिजनेस के लिए, तो ये खर्चा भी इनसे रिकवर कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,500, ठीक है, टू गीता बोल के रिपेयर्स का खर्चा 2,500। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है और क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स हमें लिखना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाई इन्वेंट्रीज लाइन विथ गीता। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, देख लेते कितना है, 1,84,391, 1,84,391, ठीक है, 1,84,391। अच्छा, अब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, ये देखो एंट्री क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला एंट्री भी लिख सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि देखो इस पे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो इसका एंट्री क्या हो सकता है, इसका एंट्री हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो ये ऐसे लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री होगा टू कंसाइनमेंट, ठीक है, ये हो जा रहा है 45,545, लेकिन इसमें एक चेंजेस होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जैक्ट ये वाला एंट्री नहीं होके इसमें एक चेंजेस होना चाहिए, ये एंट्री भी चलेगा, लेकिन एक चेंजेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 35,000 का क्लेम दिया है, तो क्लेम एडमिट किया है, पेमेंट अभी तक नहीं किया है, पेमेंट कर देता तो हम लोग लिखते कैश या बैंक, हमें पैसा मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि बोला है कि वाज एडमिटेड, क्लेम देना है, ऐसा उन्होंने मान लिया है कि हाँ आपको 35,000 दे देंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा, इन्होंने बोला है 35,000 मिलेगा, ठीक है, तो 45,000, ये देखो 45,545 में से अगर हमें 35,000 क्लेम मिल जाता है, तो हमारा लॉस कम हो जाता है और सिर्फ 10,545 का बचता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, किसी का हॉस्पिटल में बिल आया सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है, इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो 80,000 मिल गए, तो 20,000 ही देना पड़ा, तो जो देना पड़ा वो लॉस है, तो वैसे ही इंश्योरेंस क्लेम करवा रखा था तो इतने का सामान लॉस हुआ, लेकिन कंपनी ने इतना ही क्लेम दिया, तो सिर्फ इतना बचा, इतना लॉस हुआ, ठीक ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लॉस हुआ इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट
ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 45,545 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो फिर पोस्टिंग कैसे होगा, बाय इंश्योरेंस कंपनी बाय पीएल बोल के, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक्चुअली ये क्या होना चाहिए ना, ये किसी किसी जगह पे तुम लोग देखोगे, मतलब अगर तुम लोग किसी भी बुक्स में या कोई भी स्टडी मैट में कंसाइनमेंट फॉलो करोगे तो कहीं देखना लिखा हुआ है ऐसा पोस्टिंग किया हुआ है, मतलब बाय इंश्योरेंस कंपनी बाय पीएल, कहीं पर सिर्फ ये पोस्ट किया हुआ है। तो दोनों तरीके से होता है। अब इसका लॉजिक भी हम बताते क्यों होता है। एक्चुअली ये होना चाहिए ना, इसका अगर लॉजिकली देखो तो ये होना चाहिए टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर इसका सही एंट्री देखे तो ये कंसाइनमेंट के जगह होना चाहिए टू एबनॉर्मल लॉस, मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ लेकिन उसमें इतना एबनॉर्मल लॉस से ये रिकवरी हुआ तो ये हमारा नहीं हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो ये सबसे बेस्ट एंट्री है कि अगर हम लोग इसको लिख देते हैं कि बाय एबनॉर्मल लॉस बोल के, ये सही होता है ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये कंसाइनमेंट में हमारा डायरेक्ट एंट्री हम लोग कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां दिखाएंगे कि पूरा लॉस नहीं है, इंश्योरेंस ने इतना क्लेम दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने, और पीएल इतना हो रहा है 10,545, मतलब इतना हम लोग का लॉस हो रहा है, ये एंट्री होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी जगह पे अगर तुम लोग देखोगे, किसी बुक्स में या किसी जगह पे भी देखोगे तो कभी देखना ऐसे भी है, किसी बुक्स में कभी देखना ऐसे भी है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग एबनॉर्मल लॉस को पूरा पूरी भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं, तुम लोग अगर ये वाला भी फॉलो करते हो तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लेकिन लॉजिकली हम इसीलिए बता रहे, देखो पहले लॉस रिकॉर्ड कर लिया, अब लॉस में जितना रिकवर हुआ उसको हम लोग ऐसे दिखा दिए टू एबनॉर्मल लॉस बोल के। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो ना, तो स्टॉक लॉस होता है तो ट्रेडिंग में क्या दिखाते हो, पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, पूरा का पूरा वो स्टॉक दिखाते हो जो लॉस होता है। फिर जो रिकवरी होता है वो तुम लोग कहाँ दिखाते हो, जो रिकवरी होता है वो पैसा तुम लोग दिखाते हो कि अगर रिसीवेबल मोड में है तो बैलेंस शीट में दिखाते हो, और जो लॉस हो गया वो पीएल में दिखाते हो। ये कंसेप्ट भी सेम वैसा ही है, ठीक है। अगर कोई ऐसे लिख देते हो बाय इंश्योरेंस कंपनी बाय पीएल तो भी कोई गलत बात नहीं होगा, ठीक है। हम फिलहाल लिख रहे हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, किसी एक तरीके से करना बेटर होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। बाय एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, तब पूरा लिखना है 45,545, ठीक है। 45,545, अगर ये नहीं लिख के हम लोग ये लिखते तो भी सेम बात होता है। ये देखो बाय पीएल, बाय बाय पीएल और बाय हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी, तो ये दोनों जो अमाउंट है ना उसका टोटल भी ये आएगा, तो ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरा चीज तो हम लोगों ने लिख ही लिया और तो कुछ बाकी है नहीं। अब चेक करते हैं कितना होगा। अच्छा, फिर से मैंने क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, चलो फिर से क्रॉस पोस्टिंग भूल गए, कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे टू कंसाइनमेंट सेल 9 लाख बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट फ्रेट इंश्योरेंस कैरेज कमीशन, फ्रेट इंश्योरेंस कैरेज कमीशन और रिपेयर। अच्छा, खर्चा भी देख लेते हैं, 76503250, कमीशन 54,000, कैरेज 10,500, रिपेयर 2500। फाइनल पेमेंट देख लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं। 9 लाख प्लस 45,545 प्लस 184,391, 11,29,936 माइनस 9 लाख माइनस 7,650 माइनस 3,250 माइनस 10,500 54,2500 1,52,000 प्रॉफिट हो रहा है, 1,52,36 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। $11,29,936। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, इनके पास 9 लाख था
9 लाख का पूरा ये पेमेंट नहीं करेंगी, ये अपना खर्चा डिडक्ट कर लेंगी। 7650 3250 10,500 54,000 2,500। तो रिम्बर्स कितना हो रहा है? 8 लाख बाई बैंक फाइनल पेमेंट। ये हो जा रहा है हम लोग का, ये सही पाए कैलकुलेशन। 7,650 प्लस 3,250 प्लस 10,500 प्लस 10,500, अच्छा, प्लस 54,000 प्लस 2,500 माइनस 9 लाख। हाँ ठीक है, 8,22,100। तो टोटल यहाँ पर 9 लाख बैलेंसिंग फिगर, ये इतना रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और तो कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक में इंश्योरेंस क्लेम था, एक में नहीं था, लेकिन हम लोग को मेन क्या है, ये पता होना चाहिए इसका कैलकुलेशन। ये नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ पर नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक है, और जर्नल एंट्री जो है ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल जर्नल की तरह नहीं है कि सेल कर दिया तो क्या हो गया, क्योंकि किसी के बिहाफ में हो रहा है तो एंट्री भी उसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। हम तुम लोग को एक होमवर्क दे सकते हैं कि तुम लोग ट्राई करके देखना और करके रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट दिन जब होमवर्क सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर चेक कर लेना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, इलास्ट्रेशन 6। इसके बाद इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है, जैसे कि इलास्ट्रेशन 7, ये वाला एक सेकेंड हम देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 7 भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी अभी के टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। इलास्ट्रेशन 7, ये मुझे नहीं लगता है कि, हाँ इलास्ट्रेशन 7 भी हो जाएगा। हाँ, इसके बाद का जो है इनवॉइस वैल्यू का है, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे। ये दोनों तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am.